चल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रबिश रहली सदरी वयस्सिरली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ज्योग्राफर्स कम्युनिटी पाकिस्तान के पेज से मैं हूं आशा रियाज, आपकी होस्ट, और मैं आप सभी को वेलकम करती हूं आज के ज़बरदस्त सेशन में। पिछले दिनों मैं बताती चलूं कि इस सेशन को हमने क्यों स्टार्ट किया, या इसका क्या इनिशिएटिव ये था कि हमने पिछले दिनों पोस्ट लगाई थी बच्चों से कि आप लोग ज्योग्राफी पढ़ के या अपने करियर में आप क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। तो एक बड़ी अमाउंट में हमें मैसेजेस रिसीव हुए, ईमेल्स रिसीव हुई, और हमें पता लगा कि बच्चे आज भी प्रॉब्लम में जो है वो काफी ज्यादा प्रॉब्लम में है। तो बड़े बच्चों ने ये कहा कि हमने 4 साल ज्योग्राफी में गुजार के और हमें समझ नहीं आती कि हम क्या करें अब। तो जब हम लोगों ने ये डिस्कशन अपने बहुत ज्यादा एक जबरदस्त इंसान से की, जिनके साथ साथ आपका जो है ना हम आज इंट्रोडक्शन करवाएंगे, सर अदील अहमद। हमने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि हम जरूर जो है ना इस प्लेटफॉर्म को यूज करेंगे इंशाल्लाह, और अपनी जो है ना वो एक्सपीरियंस फ्रेंड से हम बताएंगे। इंट्रोडक्शन देती चलूं आज जिस पर्सनालिटी के साथ हम बात करने जा रहे हैं, और ये वेरी फर्स्ट टाइम हो रहा है ज्योग्राफर्स कम्युनिटी पाकिस्तान के पेज से कि हम किसी पर्सनालिटी को इस फेसबुक के पेज से जो है ना लाइव लेके जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने हमें इस इनिशिएटिव में पहले वो पर्सनालिटी होंगे जो इस पेज से लाइव जा रहे हैं, और इंशाल्लाह हम इसको आगे फर्दर भी कंटिन्यू करेंगे। चूंकि ये हमारा सेशन डिफरेंट फेसबुक के पेजेस पे जा रहा है, लाइव देखा जा रहा है, स्पेस साइंसेस के ग्रुप में देखा जा रहा है, जियोलॉजी के ग्रुप में देखा जा रहा है, ज्योग्राफी के पेज पे देखा जा रहा है। इसके अलावा हमारे जो भी बाकी भी स्टूडेंट की काउंसलिंग सेशन के लिए जो हमसे जिन्होंने राब्ते किया, हमने उनसे भी लिंक शेयर किया। तो अब जो ये सेशन है, मैं बताती चलूं कि सर अदील अहमद साहब जो है वो ज्योग्राफी डिपार्टमेंट के ग्रेजुएट हैं, और इन्होंने एमफिल जो है जियोमेट्रिक्स में किया। इसके अलावा इन्होंने अपनी सर्विसेज जो है वो लेक्चरार में दी। बहुत अरसे से ये जो है ना वो टीचिंग कर रहे हैं। इसके अलावा प्राइवेट और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ इन्होंने अपना काम किया। जीआईएस रिमोट सेंसिंग के साथ इन्होंने अपना जो है वो इंटरेस्ट डेवलप किया। इसके अलावा एफसीसी में इन्होंने एज ए लेक्चरर अपनी सर्विसेज दी, और 2018 से ऑनवर्ड जो है ज्योग्राफी डिपार्टमेंट का बाकायदा हिस्सा रहे। मैं वेलकम करती हूँ सर अदील अहमद को। सर बहुत शुक्रिया आपको, हमारे इस पेज पे आपने हमारी दावत कबूल की। वेलकम सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया आयशा कि आपने इस टॉपिक के ऊपर बात करने के लिए इस सेशन का इनकार किया। और ये मैं भी समझता हूँ ज़ाती तौर पे बीइंग स्टूडेंट, जब मैं ज्योग्राफी का स्टूडेंट था और उसके बाद जब से मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया, मैंने इस तरह के प्लेटफॉर्म्स को अरेंज करने की भी कोशिश की बैक इन 2017-16। और मेरी भी बड़ी ख्वाहिश होती थी कि एक ऐसे प्लेटफॉर्म के ऊपर बात की जाए जहाँ पे सारे स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स और एक्सपीरियंस जितने हमारे टीचर्स हैं और इसके अलावा और जो इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स हैं वो उसके ऊपर आके अपनी जो एक्सपीरियंस है उसको शेयर कर सकें। स्टूडेंट्स के जो प्रॉब्लम्स हैं उनको जो है सुन सकें, उसके ऊपर बात कर सकें, उसका जवाब दे सकें, ताकि स्टूडेंट जो हैं उन तमाम इश्यूज़, यानी कि दोनों पिक्चर्स दोनों लोगों को क्लियर हों, एक स्टूडेंट साइड, एक प्रोफेशनल साइड, और एक जो आप करंटली स्टडी कर रहे होते हैं। तो इसके लिए मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ, और आई होप कि इससे मेरे नॉलेज में भी और जो हमें सुन रहे हैं उन लोगों की भी नॉलेज में इंशाल्लाह इजाफा होगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। सर आगाज करते हैं सेशन का बाकायदा। हम आपसे ही बात करना चाहते हैं कि सबसे पहले बताइएगा कि सर आपका ज्योग्राफी डिपार्टमेंट में कैसे आना हुआ, उसके बाद फिर आपने अपनी ज्योग्राफी फील्ड को किस तरह से रिमोट सेंसिंग में जीआईएस में स्विच किया, किस तरह आपने अपना करियर जो है विजन क्लियर किया अपने आप से। थोड़ा सा हम बैकग्राउंड पे अगर चलें तो थोड़ा सा आप थोड़ा स्टूडेंट फेज अपना बताइए, ताकि हमारे स्टूडेंट्स को भी जी जी मोटिवेशन बिल्कुल, थोड़ी सी मिल सके। जी सर। एग्जैक्टली। असल में आई थिंक दिस विल बी फॉर द फर्स्ट टाइम कि मैं अपने बैकग्राउंड को इस तरह से डिस्कस करूँगा एक ऐसे प्लेटफॉर्म के ऊपर जहाँ पे मल्टीपल लोग हमें सुन रहे हैं। मैंने बेसिकली आई वाज बिलो एन एवरेज स्टूडेंट व्हेन आई वाज इन स्कूल। मैं एक गवर्नमेंट स्कूल में, गवर्नमेंट इस्लामिया हाई स्कूल मिस्री शाह लाहौर के अंदर मेरी एजुकेशन जो है मिडिल और मेट्रिकुलेशन मैंने वहाँ से अपनी कंप्लीट की। 8th क्लास तक जो है मेरा रिजल्ट बिलो एवरेज आता था। मेट्रिकुलेशन में थोड़ी सी हिम्मत की, उसमें थोड़े से अच्छे नंबर लिए, 655 आउट ऑफ 850। दैट वाज बैक इन 2003 में। 2003 के बाद जो है मैंने एफएससी प्री इंजीनियरिंग के अंदर एडमिशन लिया। ये बिल्कुल वो फेज़ था जब मेडिकल और इंजीनियरिंग दो जो है फील्ड समझी जाती थी, जिसमें
एडमिशन लेना, जिसमें प्रोग्रेस करना, जिसमें एक्सेल करना जो है वो हर माँ बाप का एक ख्वाब होता है। और उसी ख्वाब के तहत मैंने भी एडमिशन लिया प्री इंजीनियरिंग के अंदर। लेकिन उसमें मज़े की बात यह है कि जो सिलेबस था वो सारा का सारा इंग्लिश के अंदर था। मैं उर्दू मीडियम स्कूल के अंदर पढ़ा हुआ था और मुझे आज तक याद है कि मैंने फिज़िक्स की बुक अपने ड्राइंग रूम के अंदर उसको पकड़ा, उसको पढ़ने की कोशिश की और मैंने ये नतीजा निकाला कि मैं इसको बिल्कुल भी नहीं कर सकता और मुझे इसको कंटिन्यू नहीं करना चाहिए, बिकॉज ये अंग्रेज़ी में है और अंग्रेज़ी मैंने उस तरह से पढ़ी नहीं। बट स्टिल मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं थी, मैंने उसको कंटिन्यू किया। मेरे एफएससी में 695 मार्क्स आए आउट ऑफ 1100 बैक इन 2005। उसके बाद मैंने बीए में एडमिशन ले लिया था गवर्नमेंट सिविल लाइन कॉलेज। ये बहुत कम लोगों को इस बात का पता है कि मैंने 2 साल जो बीए का प्रोग्राम होता था बीएससी का, उसमें एडमिशन लिया। उसके बाद मेरे एक दोस्त ने मुझे इंसिस्ट किया कि आप जो है आपको, चूँकि उनके नंबर बहुत अच्छे थे मेरे से, उनके 880 मार्क्स थे, लेकिन उनका एक इंजीनियरिंग में यूटी में उन्होंने एडमिशन लेना था, उसमें उनका नहीं हो सका, तो उन्होंने रिपीट करने का ख्याल सोचा। उन्होंने कहा कि मैं रिपीट करता। तो आपको पता है ऐसी स्टेज के ऊपर आपको एक मोटिवेटर, एक दोस्त चाहिए होता है जो आपके साथ रिपीट करे ताकि उसको भी थोड़ा सा सब्र करे। तो उन्होंने जो है मुझे इस चीज़ के ऊपर जो है कायल किया कि आप भी रिपीट करें, आपका भी कहीं ना कहीं हो जाएगा। अच्छा, मज़े की बात यह है कि तब तक मुझे पंजाब यूनिवर्सिटी का बिल्कुल नहीं आइडिया था कि पंजाब यूनिवर्सिटी एक यूनिवर्सिटी है जहाँ पे इतने प्रोग्राम्स हैं, मुझे कुछ इस चीज़ का आइडिया नहीं। मैंने रिपीट किया, मेरे 36 मार्क्स इंक्रीज हुए, 731 मेरे टोटल मार्क्स हुए 2006 में आफ्टर रिपीटिंग। और मैंने 3 जगहों पे फॉर्म सबमिट करवाया पंजाब यूनिवर्सिटी में, स्पेस साइंस में, सेंटर ऑफ हाई एनर्जी फिजिक्स चैप का डिपार्टमेंट वहाँ पे, और ज्योग्राफी डिपार्टमेंट में। और ज्योग्राफी में मेरा जो है नाम आ गया। और मज़े की बात यह कि एनटीएस के अंदर भी मेरे पूरे 50 या 51 नंबर थे, 50 पासिंग मार्क्स थे, मेरे 51 थे। अच्छा, ये जो मैं इतनी डिटेल से बात करूँ, मैं आगे जाके इस पे बात करूँगा कि इसका क्या मकसद है। असल में हमें स्टूडेंट्स सुन रहे हैं तो स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि, क्योंकि स्टूडेंट्स को लगता है, मुझे अच्छी तरह याद है मेरे एक स्टूडेंट ने मुझे बताया कि स्टूडेंट्स आपके बारे में इस तरह से बात करते हैं कि सर हमेशा से पोजीशंस लेते आए हैं और सर हर चीज़ में टॉप करते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। हकीकत जो है वो बहुत कम लोगों को पता होती है कि किसने कितनी स्ट्रगल की और कौन कहाँ से कहाँ पर पहुँचा है। और मैं समझता हूँ अभी भी मेरे से बहुत बेहतरीन लोग मौजूद हैं। मैं अभी भी अपने आप को बिलो एवरेज समझता हूँ और मैं समझता हूँ कि मुझे भी बहुत ज़्यादा एक्सेल करना है। हमारे टीचर्स हैं बहुत अच्छे, जिनको बहुत ज़्यादा नॉलेज है माशाल्लाह से, और जो बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाते भी हैं, तो मैं उनको अपना रोल मॉडल बनाता हूँ। तो बहरहाल मैंने सेकेंड ईयर रिपीट करने के बाद जो है फॉर्म सबमिट करवाया, मेरा नाम आ गया ज्योग्राफी के अंदर। मज़े की बात यह है कि मेरा फिजिकल अपीयरेंस में स्पेस साइंस में भी नाम आ गया और चेक में भी नाम आ गया। फिजिकल अपीयरेंस आप लोगों को पता है कि जब मेरिट लिस्ट कंप्लीट हो जाती है तब आपको कॉल करते हैं। तब जो है मेरे एक अंकल हैं, मेरे वालिद साहब के दोस्त हैं, उन्होंने मैं चूँकि कंफ्यूज हो गया क्योंकि मुझे ना ज्योग्राफी का पता था, ना मुझे स्पेस साइंस का आइडिया था, ना मुझे चेक का पता था। उन्होंने अपने एक दोस्त से मेरी फ़ोन पे बात करवाई। वो एक एजुकेशनल कंसल्टेंट थे और बड़े हाईली पेड उस वक्त के अंदर 2006 में। उन्होंने कहा कि मैं आपकी फ़ोन पे बात करवा देता हूँ और मेरे दोस्त हैं वो आपको मशवरा दे देंगे। मुझे अच्छी तरह वो कॉल के चंद एक फ़िक्रे याद हैं जिसमें उन्होंने मुझसे पूछा कि आपको ज्योग्राफी पसंद है? मैंने कहा मुझे पता नहीं कि ज्योग्राफी होती क्या है। उन्होंने कहा ज्योग्राफी से रिलेटेड कोई चीज़। तब पीटीवी पे 1 घंटे का प्रोग्राम लगता होता था नेशनल ज्योग्राफी का, वीक में 1 या 2 बार लगता होता था, जिसमें एलिफेंट मूवमेंट, माइग्रेशन के ऊपर वीडियोस दिखाते थे वो। मेरे वालिद साहब को ना असल में ये एनिमल्स जो चैनल है उसको देखने का बहुत शौक रहा हमेशा से, तो मुझे भी शौक पैदा हुआ। मैंने उनको ये इस तरह की चंद बातें बताई और मैंने उनको ये भी बताया कि जो है बाकी डिपार्टमेंट्स की तरह ज्योग्राफी को इतना अच्छा रेट नहीं किया जा रहा यूनिवर्सिटी के अंदर, जो मैंने फीडबैक ली इनिशियल। उन्होंने मुझे कहा कि आप खामोशी से ज्योग्राफी के अंदर एडमिशन लें। मैंने उनकी बात मान ली और मैंने एडमिशन लिया। पहले सेमेस्टर में मेरे मार्क्स सेकंड पोजीशन थी, उसके बाद थ्रू आउट अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फर्स्ट पोजीशन रही और मैंने गोल्ड मेडल लिया 2011 में, रिसीव किया गोल्ड मेडल पीएस ज्योग्राफी के अंदर। और फिर मैंने 2011 में एडमिशन लिया एमफिल ज्योमेट्रिक्स के अंदर, जो कि पहला प्रोग्राम था। और मज़े की बात यह है कि बीएस भी फर्स्ट एवर प्रोग्राम था बैचलर्स लेवल का, जो कि ज्योग्राफी में स्टार्ट हुआ था, क्योंकि 1944 से एमएससी चल रही थी।
तो उसमें एमफिल ज्योमेटिक्स में 2011-13 मेरा सेशन था, उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फर्स्ट पोजीशन थी। और उसके बाद से फिर मैंने एफसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में 4 साल पढ़ाया, 2000 अगस्त 2014 से अगस्त 2000 सितंबर 2018 तक, और 13 सितंबर 2018 से जो है मैं ज्योग्राफी डिपार्टमेंट पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ा, जो कि मेरा पेरेंट डिपार्टमेंट था और जहाँ से मैं पढ़ा था। 2011 में भी मैंने यहाँ पे पढ़ाया था, लेकिन वो विजिटिंग पे था, कॉन्ट्रैक्ट पे था। इसके अलावा मैंने एमएम पाकिस्तान में, जो कि एक इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी फर्म है पाकिस्तान की, उसमें एज ए जेएस एनालिस्ट काम किया हुआ है। इसके अलावा मेरी सबसे पहली जो जॉब थी वो इस्लामाबाद में थी। दैट वाज बैक इन 2010 सितंबर 18 सितंबर को मैंने ज्वाइन किया था, और 18 फरवरी तक मैंने यूनिसेफ का एक प्रोजेक्ट था बलोचिस्तान के एटलस हमने बनाना था। तो उस एटलस बनाने की वजह से मुझे कार्टोग्राफी के अंदर भी काफ़ी जो है इंटरेस्ट था। तो ये मेरा थोड़ा सा नहीं बल्कि काफ़ी डिटेल्ड बैकग्राउंड कि मैं कहाँ कैसे कैसे होता हुआ यहाँ तक आया, और ये एक छोटी सी कहानी थी मेरी। और ये मैंने जो इतनी डिटेल में ये सारी चीज़ें जिक्र की, उसका मकसद ये था कि बात चीज़ें आपको पता नहीं होती कि आपका इंटरेस्ट होती है। आप पर्सनैलिटी एक्सप्लोरेशन भी एक चीज़ होती है जो कि आप वक्त के साथ साथ करते हैं। तो ज्योग्राफी में हमेशा से मैंने वो चीज़ की जो मुझे पसंद थी। जिस तरह से हम सब जानते हैं कि ज्योग्राफी की काफ़ी सारी डायमेंशंस हैं, उसमें से मैंने जीआईएस रिमोट सेंसिंग इसीलिए चूज़ की थी क्योंकि मुझे कंप्यूटर का बहुत शौक था, कंप्यूटर गेम्स का बहुत शौक रहा हमेशा से। तो मुझे लगा कि ये मेरी फील्ड है। एक तो मुझे ज्योग्राफी अच्छी लगती है, दूसरी ये कंप्यूटर रिलेटेड फील्ड है। तो मैंने इंटरेस्ट को जो है प्रेफरेंस दी, और अल्हम्दुलिल्लाह आज मुझे उसकी एबीसी आती है। जबरदस्त। सर ये एक चीज बताइएगा कि अगर हम, क्योंकि हमारा सेशन मल्टीपल सब्जेक्ट्स के लोग देख रहे हैं और जी सिर्फ जी ज्योग्राफीज नहीं देख रहे, तो मैं चाह रही एग्जैक्टली। हूँ कि मैं थोड़ा सा आपके तजर्बे से सीखना चाह रही हूँ। बाकियों को भी मैं चाह रही हूँ कि वो सीखें कि ज्योग्राफी या कोई भी ग्रेजुएट आज के दौर में जब यूनिवर्सिटी से 4 साल 6 साल की डिग्री लेके बाहर निकलता है, तो फिर भी उसका जहन क्यों क्लियर नहीं होता? वो क्यों यूनिवर्सिटी से बाहर कदम रखते हुए ये सवाल पूछते हैं कि डिग्री होगी है अब क्या? घर वाले पूछते हैं कि तुमने बेटा 4 साल 6 साल इसमें कर लिया है, तो इसमें उन मतलब इनकी थॉट्स क्यों क्लियर नहीं हो पाती? स्पेसिफिकली अगर हम ज्योग्राफी की भी बात करें, तो ज्योग्राफर्स के साथ भी यही मसला है, इवन के हर स्टूडेंट का जो आज यूनिवर्सिटी से निकल रहा है। तो सर इस पे आपके थॉट्स क्या हैं? इस पे आप क्या अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे प्लीज? अच्छा, इस बात का जवाब देने से पहले मैं आपको एक बात बताऊंगा कि जब मैं एफसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था, वहाँ पे मैं स्टूडेंट काउंसलिंग भी करता रहा। वहाँ पे एक सोसाइटी थी, उसका एडवाइजर भी मैं 3 साल तक अल्हम्दुलिल्लाह रहा। तो मैंने स्टूडेंट्स के बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो है उनको बड़े क्लोजली असेस करने का मुझे मौका मिला, और मैंने काफ़ी चीज़ें उसके अंदर असेस की। सबसे पहली बात यह है कि आप सबसे पहले आप ना प्रेशर्स लेते हैं। आपके पास मल्टीपल प्रेशर्स होते हैं। सबसे पहले आपके पास पेरेंट्स सिबलिंग्स का प्रेशर होता है, फिर आपके पास फैमिली का प्रेशर होता है, लेकिन आप पे जो सबसे ज़्यादा हैवी प्रेशर होता है ना, वो होता है पीयर ग्रुप का। पीयर ग्रुप से मुराद ये है कि आपके दोस्त, आपके क्लास फेलोज, यूनिवर्सिटी में मिलने वाले बाकी डिपार्टमेंट्स के बच्चे, ये तमाम आपके ऊपर बड़ा प्रेशर क्रिएट करते हैं। जिस तरह से जब मैं स्टूडेंट था, तो मैं स्पेस साइंस के मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे लोग हैं, बड़े इंटेलिजेंट भी हैं और बड़े कोऑपरेटिव भी हैं। तो मेरे दोस्त का ग्रुप था एक वहाँ पर। तो मैं जब भी पॉइंट पे सुबह उतरता था, तो मैं सबसे पहले, क्योंकि स्पेस साइंस डिपार्टमेंट पहले ज्योग्राफी से पास ही होता था, अब वो मूव किए चंद साल पहले। तो मैं उनके पास बैठ जाता था, क्योंकि हमारी क्लास 8:30 बजे स्टार्ट होती थी, पॉइंट जो है हमारा 8 बजे तकरीबन पहुँच जाता था यूनिवर्सिटी। तो जब मैं उनसे सुनता था बातें ना, तो मुझे होता था कि भाई हम भी ये करें, इन्होंने ये किया, इन्होंने इमेज एनालिसिस कर लिए, इनको इमेज क्लासिफिकेशन का पता लग गया, इनको इमेज स्टैकिंग का पता है, इनको ये पता है कि पिक्सल की क्या जो है डिटेल है, इनको ये पता है कि जीआईएस के अंदर नेटवर्क एनालिसिस होते हैं। तो इस तरह की बातें सुनने को मिलती थी, तो मुझे भी बड़ा, लेकिन मेरी सोच में फ़र्क इसीलिए था क्योंकि प्रेशर उस वक्त उस एज के अंदर सब लोग लेते हैं, लेकिन कुछ बंदे जो है ना वो बहुत मायूस हो जाते हैं। मैं आपको एक बड़ी मज़े की बात बताता हूँ कि जब मैंने बीएस ज्योग्राफी में एडमिशन लिया 2006 में, तो 2006 में जब मैंने एडमिशन लिया, तो हमारे सीनियर जो कि एमएससी के होते थे, पैरेलल ग्रुप में चल रहे थे, वो हमें ना पंजाबी में बड़ी मज़े की बात, मुझे आज तक नहीं भूलती, उन्होंने मुझे कही कि आपको पता है एमएससी 2 साल का प्रोग्राम होता था और बीएस 4 साल पहला प्रोग्राम। तो एमएससी के कुछ सीनियर थे, वो मुझे कहते थे, बल्कि हमें कहते थे हमारे क्लास वाले को, कि साढ़े माँ प्यो ने सानू 2 साल जाया करने लिए भेजता ज्योग्राफी, इसलिए थोड़े माँ प्यो ने 4 साल नहीं भेजता थे। तो मुझे अच्छा उस वक्त ये हमें मजाहिया की बजाय ना बड़ी टेंशन वाली बात लगती थी
कि भाई ये कह रहे हैं कि 2 साल हम ज़ाया करना है, तो तुम लोग 4 साल ज़ाया करने आ गए हो यहाँ पर। तो ये बड़ा हमें ना फ़ील होता था। अच्छा, मैंने हर इंसान मुख्तलिफ है, आप मुख्तलिफ हैं, मैं मुख्तलिफ हूँ, हमारी सोशलाइजेशन का पैटर्न डिफरेंट है, हम लोग मुख्तलिफ अंदाज से सोचते हैं। लेकिन उसमें सबसे कॉमन चीज़ जो है वो ये है कि हम लोग या नेगेटिव सोचते हैं या हम लोग पॉजिटिव सोचते हैं। बहुत चंद लोग हैं जो कि न्यूट्रल रहते हैं, जो प्रेशर को बियर कर पाते हैं। तो मेरी एक शुरू से आदत है कि मैं चीज़ों को कहता हूँ कि नहीं, ये ऐसा नहीं हो सकता कि भाई इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी के अंदर एक डिपार्टमेंट है, तो बिला वजह तो नहीं हो सकता, फजूल नहीं हो सकता, उसकी कोई ना कोई, हम थोड़ा सा मुझे एक्सप्लोर करना चाहिए, इसके अंदर क्या है, मुझे इसके अंदर से क्या चीज़ एक्सेस करनी है। तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा अपनी सोच ये रखी कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि ज्योग्राफी के अंदर। तो फिर मुझे बाद में जाके पता चला, जब मुझे अल्हम्दुलिल्लाह इसके अंदर, मैं ये नहीं कहता कि मैं एक सक्सेसफुल इंसान हूँ, मुझे लगता है कि मैं सक्सेस की तरफ जाने वाला एक इंसान हूँ, ये मैं कह सकता हूँ, लेकिन मैं एक सक्सेसफुल इंसान हूँ नहीं, मुझे भी इट्स अ लॉन्ग वे टू गो। तो मैंने जब बाद में आके देख सोचा कि वो मुझे वो लोग इस तरह से क्यों कहते थे, फिर मुझे पता चला कि वो खुद इतने इनकॉम्पिटेंट थे, जिसकी वजह से जो है वो इनकॉम्पिटेंट। फॉर एग्जांपल अगर मैं हूँ, मैंने अगर जियोलॉजी के अंदर एडमिशन लिया और मैं जियोलॉजी के अंदर कुछ कर नहीं पा रहा क्योंकि मुझे मेहनत करने का शौक नहीं है, तो फिर मैं हर आने वाले को कहूँगा कि फारिग है भाई, जियोलॉजी जियोलॉजी के अंदर ना आओ, स्पेस साइंस के अंदर ना आओ, ये बिल्कुल फारिग सब्जेक्ट है, क्योंकि मैं खुद मेहनत करने वाला इंसान हूँ, क्योंकि मुझे एलर्जी है हार्ड वर्किंग से। तो ये सबसे बड़ी, ये बेसिक रीज़न है, ये जो आपने सवाल पूछा मेरे से, ये उसकी एक बुनियादी वजह है कि हम जल्दी इंस्पायर, हर किसी की बात सुने, हर किसी का तजर्बा भी सुने, लेकिन भाई जो वो है वो आप नहीं है, तो अपने आप को रेप्लिकेट ना करें। अगर वो एक नाकाम इंसान है, खुदा ना खास्ता, वैसे नाकाम इंसान भी कोई इंसान नहीं होता, ये भी एक टर्म है जो कि हम इंसान इस्तेमाल करते हैं। तो अगर कोई आपको लगता है कि एक इंसान इतना सक्सेसफुल नहीं है, तो वो आप नहीं है, वो है, वो अपना तजर्बा बता रहा है। हर नाकाम इंसान अपना तजर्बा नाकामी ही बताएगा ना, कामयाबी नहीं बताएगा। तो इसीलिए जो है सबसे पहले तो हमें ये प्रेशर्स नहीं लेने चाहिए। इन प्रेशर्स लेने का सिर्फ नेगेटिव इम्पैक्ट ही हम पर होता है। और दूसरी बात ये है कि आप देखें कि दुनिया के अंदर जो लोग सक्सेसफुल हैं, जिस तरह से हम लोग कहते हैं ना कि केमिस्ट्री के अंदर एक बंदा है जिसने नोबेल प्राइज लिया, एक वो बंदा है जो बड़ी अच्छी पब्लिकेशंस करता है। आजकल तो आपके पास मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स हैं। मैं फेसबुक को यूज़ करता हूँ प्रोफेशनल वर्क के लिए, मैं लिंक्डइन को इस्तेमाल करता हूँ प्रोफेशनल वर्क के लिए, मैं ट्विटर यूज़ करता हूँ प्रोफेशनल वर्क के लिए, मैं इसके अलावा जितने इंस्टाग्राम इवन मैं यूज़ करता हूँ प्रोफेशनल नेटवर्किंग के लिए। उस नेटवर्किंग से मुझे क्या फ़ायदा होता है, मुझे पता चलता है कि भाई ABCXYZ ये लोग बैठे हैं दुनिया के अंदर, और ये इतने सक्सेसफुल हैं, और ये पाकिस्तानी है, ये ब्रिटिश नहीं है, ये फ्रेंच नहीं है, ये अमेरिकन नहीं है, ये पाकिस्तानी है। जिस तरह से कनाडा के अंदर एक साहब हैं जो पाकिस्तानी हैं, उन्होंने नासा के साथ काम किया हुआ, उनके साथ मेरी बातचीत हुई, मुझे बड़ी मोटिवेशन है। तो जब आप अपनी कंपनी इस तरह के लोगों की रखेंगे ना, आप कहेंगे कि आप बहुत अच्छी जगह पर हैं। मैं इवन ये कहता हूँ कि अगर आपने फिलोसफी के अंदर भी एडमिशन लिया है या उर्दू के अंदर भी अगर आप मास्टर्स कर रहे हैं और आपकी कंपनी बड़ी पॉजिटिव है, तो आप एक सक्सेसफुल इंसान ही बनेंगे, आप एक नाकाम इंसान नहीं बन सकते, ऐसा मुमकिन नहीं। तो ये अच्छा आपके भाई। सवाल का मेरे ख्याल से जवाब था जो मेरे नजदीक। तो जबरदस्त थैंक यू। जोग्राफर्स की आपने बात की ना कि जोग्राफर्स क्यों फील करते हैं, तो आई डोंट थिंक सो कि इट्स ओनली जोग्राफर्स, आई थिंक इट्स एवरी अदर जी सर। पर्सन who may be in management sciences, who may be in geography, who may be in geology, space science, energy studies या sociology या philosophy, किसी में भी सबके एक ही प्रॉब्लम्स है। ज्योग्राफी, हाँ, अगर आप कहें कि ज्योग्राफी को ज़्यादातर क्यों डाउन समझा जाता है, तो इसका मतलब यही है कि हम में से ज़्यादातर लोग जो है ना इसको बड़ा अंडररेट करते हैं, अंडरमाइन करते हैं, जिसकी वजह से हम लोग इसको समझते हैं कि ये एक अंडररेटेड सब्जेक्ट है। उसकी वजह हम, कोई और नहीं। मैं भी अगली सवाल यही मेरा आने लगा था कि खाली ज्योग्राफी कहते हैं जी आपने सिंपल, जिस तरह क्या कहा जाता है कि सिंपल बीए तुमने किया है, तो उसी तरह जब हम फील्ड में निकलते हैं तो हमें कहा जाता है कि अच्छा तुमने खाली ज्योग्राफी में बीएस कर लिया है या एमएससी तुमने कर लिया है। तो मतलब क्यों सर ऐसा क्यों होता है कि खाली ज्योग्राफी को विदाउट जीआईएस या रिमोट सेंसिंग या अदर कोई लेट्स सपोज टूरिज्म है, कोई आपका रिलीजियस कोई इसके साथ अगर हम इन्वायरमेंटल को मिला लेते हैं, खाली ज्योग्राफी को क्यों इतना कंसीडर नहीं किया जाता? अच्छा इसकी आयशा, क्या इसकी बुनियादी ना मैं, वजह है आपके? जी बिल्कुल आयशा, जी इसकी ना मैं दो बुनियादी वजह समझता हूँ। एक तो यह है कि हमने ही इंट्रोड्यूस ज्योग्राफी को एज अ खाली ज्योग्राफी करवाया। पहली बात, हम लोग पढ़ के निकलते हैं ना, देखें, जी सर। ज्योग्राफी को कोई ऐसा बंदा, कोई नॉन ज्योग्राफर ज्योग्राफी को इंट्रोड्यूस नहीं करवाता, एक ज्योग्राफर ही ज्योग्राफी को इंट्रोड्यूस करवाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हम कैसे इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। अच्छा, अब हमने अपने आप को कितना स्किलफुल डेवलप किया है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इवन हम लोग फैकल्टी में बैठे हुए कभी मीटिंग्स भी करते हैं तो हम लोग ये बात डिस्कस करते हैं कि हम लोग बहुत
जोर भी लगाए ना, स्टूडेंट आगे से विलिंग ही नहीं है, क्योंकि उसने अपना जहन एग्जैक्टली। बनाया हुआ है कि ज्योग्राफी के अंदर कुछ है ही नहीं। तो जब नहीं है तो फिर उसको कुछ नहीं मिलता। देखें, मुझे बताएं, जोग्राफर्स के अंदर इस वक्त जितने भी जोग्राफर जो हैं इस वक्त काम कर रहे हैं दुनिया के अंदर, पाकिस्तानी जो हमारे डिपार्टमेंट से पढ़ के गए हैं, या इवन पेशावर यूनिवर्सिटी से, कराची यूनिवर्सिटी से, बड़े 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 नाम है। पिछले दिनों कॉन्फ्रेंस हुई, पिछले महीने, आपको आइडिया हुआ होगा कि कितने कितने बड़े नाम है जोग्राफी के अंदर। तो क्या वो जी। लोग, उन लोगों को कोई कोई स्पेशल रूम में जाके ट्रेनिंग नहीं दी जाती थी? उन 40 बच्चों के अंदर वही एक वो भी थे। मतलब अगर आप हैं, मैं हूँ, ABC और कोई है, तो अगर वो समझता है कि वो सक्सेसफुल है, तो वो 40 बच्चों में वो भी वही था, उसको भी वही टीचर, वही अल्फाज, वही मेथड, वही तरीके, उसी चीज से पढ़ा रहा था। असल में आपके सोच का अंदाज बहुत मुख्तलिफ था। आप उसको परसीव कर रहे थे कि भाई नहीं, जिस तरह पंजाबी में कहते हैं, ऐसा कोई फायदा नहीं, मतलब सुन लो जो मर्जी, ऐसा कोई फायदा नहीं। इट्स नॉट लाइक दैट। इट्स बेसिकली लाइक कि भाई जो भी पढ़ा रहे हैं ना, मुझे बहुत सारे टीचर्स ने बहुत चीज़ें सिखाई, जिनमें से एक मुझे कोट हमेशा याद रहेगी। मिस माहीन हमारे डिपार्टमेंट का पार्ट होती थी, उन्होंने हमें पढ़ाया भी हुआ है और अब वो यूके में होती है। हमने मैडम से एक बार शिकायत की, हम सारे क्लास जो है ना, हमने मैडम से शिकायत की, मैडम हमें ना हमें ना ये नहीं पढ़ाया जाता, वो नहीं पढ़ाया जाता, वो नहीं पढ़ाया जाता। तो मैडम ने बड़ा खूबसूरत सवाल किया उससे। उन्होंने कहा कि आपको जो पढ़ाया जाता है, क्या आप लोग वो डाइजेस्ट करें? क्या वो आपको सब आता है? हम लोग खामोश हो गए। उन्होंने कहा कि आपको जितना समझाया और जितना पढ़ाया जाता है, आप तब इसके ऊपर क्रिटिसाइज कर सकते हो जब आपको वो आ गया समझ। मतलब जितना पढ़ाया गया वो आपने डाइजेस्ट कर लिया, तो आप जो है फिर आगे ये सवाल कर सकते हो कि जब आपने उतना ही नहीं समझा, यानी कि जितना आपको दिया गया आपने उतना ही हजम नहीं किया, तो आप ऐसे ही है कि आप ऐसा कह रहे हो कि जितना खाना सामने पड़ा वो हजम हो नहीं रहा, आपको और चाहिए। तो ये मुझे बड़ी खूबसूरत उनकी बात लगी। तो अच्छा, दूसरी जो बात है इसके अंदर, वो ये है कि हम लोग थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स को टेक्निक्स के साथ जोड़ते नहीं हैं। यहाँ पर टेक्निक से मुराद मैं जीआईएस रिमोट सेंसिंग नहीं कह रहा। देखें, आजकल जो है ना, नाउ टुडे इज द वर्ल्ड ऑफ डेटा। आज जो दुनिया है वो डेटा की दुनिया है। डेटा हर चीज़ में मौजूद है। वो आपकी टूरिज्म जोग्राफी है, पॉपुलेशन जोग्राफी है, वो आपकी अर्बन जोग्राफी है, वो आपकी इन्वायरमेंटल जोग्राफी है, जियोमोफोलॉजी है, वो आपका कोई भी सब्जेक्ट है। इट ऑल सर्कुलेट्स अराउंड डेटा। ठीक है, डेटा के ऊपर अप्लाई होती है टेक्निक्स, जो कि आपकी स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स होती हैं, मैथमेटिकल टेक्निक्स होती हैं। अगर आपने टेक्निक्स के अंदर अपने आप को डेवलप किया हुआ है और टेक्निक्स के अंदर आप डेवलप करते हो अपने आप को, देखिए आप हर चीज़, मैं बीइंग टीचर अगर बात करूं, तो आप हर चीज़ के लिए एक टीचर के ऊपर रिलाई नहीं कर सकते। आपके पास देखें, मुझे बताएं, जब आपने ईद के लिए एक सूट लेना हो, तो आप कहीं ना कहीं से पैसे जोड़ते हो और आप कहते हो कि आपने वो लेना है क्योंकि ईद है, आपने वो खरीदना है। ठीक है, जब आपको एक इतनी सेंस क्रिएट हो जाएगी कि आपको स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स सीखनी है, तो क्या आप उसके लिए पैसे जोड़ के एक ऑनलाइन कोर्स नहीं करोगे? कोर्सेरा से, एडेक्स एक है आपकी ऑनलाइन ऑनलाइन बेतहाशा आपके पास है। या अगर आपका लाहौर के अंदर कहीं पे फॉर एग्जांपल ट्रेनिंग हो रही है स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के ऊपर, आर के ऊपर, आर स्पेशल एनालिसिस के ऊपर, हम लोग वहाँ पर क्यों नहीं खर्च करते? खर्च करने से मैं यहाँ पर एक और बात बताता चलूँ। जब मैंने 2010 में इस्लामाबाद के अंदर जब अपनी पहली जॉब की थी, तो बिलीव मी, मेरी जॉब की पे थी 6,000 रुपये, और मैं घर से, मेरे वालिदैन मुझे 10,000 रुपया देते थे इस्लामाबाद जैसे एक्सपेंसिव सिटी में रहने के लिए। तो इसका मतलब है कि वो जॉब से मैंने कमाया नहीं, मैंने बल्कि उल्टा इन्वेस्ट करवाया। और मेरे पेरेंट्स को अल्हम्दुलिल्लाह इतनी सेंस थी कि वो कह रहे थे कि अभी हमें पैसे नहीं चाहिए, अभी तुम इन्वेस्ट करो, सीख लो चीज़। और वो मेरी बुनियाद थी, वो जॉब, वो 3 महीने की जॉब मेरी बुनियाद थी। तो इसीलिए इन्वेस्ट करें अपनी तालीम के अंदर। आप लोग स्टूडेंट्स कहते हैं कि हम लोगों ने फीसें दे दी और जो है ना हमने इन्वेस्ट कर दिया और बस अब हमें जो है ना आने, नहीं, दिस इज अ नॉन सीरियस बिहेवियर। आप जब, आपके पेरेंट्स फॉर एग्जांपल अगर आपको ईद का सूट ना ले दे सके ना, फिर आप खुद अपनी पॉकेट मनी बचाते हैं और आप उसके लिए देते हैं। तो तालीम के लिए क्यों नहीं? आप इसके लिए कोर्सेज क्यों नहीं करते इस तरह से? और हम लोग कोर्सेज किस लिए करते हैं? अगेन इट्स अ वेरी सैड रियलिटी, बट हम लोग कोर्सेज करते हैं सर्टिफिकेट के लिए। भाई मेरे पास एक पीस ऑफ पेपर आ जाए, वो पीस ऑफ पेपर मैं अपनी सीवी के अंदर लगा दूँ और उस सीवी से मुझे आइडिया हो जाए कि जो है ना, मुझे नहीं, जहरी बात है जिसको आपने सीवी सबमिट करवानी है कि जनाब इसने पता नहीं क्या अंबार लगाए हुए सर्टिफिकेट्स के, और आता जाता बीच में आपको चाहे कुछ ना। तो मैं कहता हूँ कि सर्टिफिकेट चाहे ना, जब आप किसी के इंटरव्यू के साथ इंटरव्यू देते हैं ना, तो वो आपको वैसे पहचान लेता है कि आपके अंदर कितने गट्स, चाहे आपका सीवी हाफ पेज हो। तो मेरे ख्याल से ये वजूहत हैं आयशा इसकी। जी सर, बेशक। सर, ये क्या आप समझते हैं कि सिंपल ज्योग्राफी, ये थॉट्स हैं, आप भी ऑब्वियसली इस फील्ड का हिस्सा हैं, एजुकेशन फील्ड का,
तो फ्यूचर ऑफ ज्योग्राफी आप क्या देखते हैं? अगर आप अपने डिपार्टमेंट से शुरू करें तो आप क्या समझते हैं कि ज्योग्राफी का आप क्या फ्यूचर देखते हैं? क्या बेटरमेंट इसमें होनी चाहिए, या आपके जहन में कुछ सजेशंस हैं, टिप्स हैं कि ज्योग्राफी के साथ बच्चे क्या करें? मतलब अच्छा, ये जो फ्यूचर ऑफ रिसेंटली ज्योग्राफी आप मैंने क्या देखते एग्जैक्टली आयशा, आपने जो जिक्र किया ना कि हमारे पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट के अंदर ज्योग्राफी का क्या फ्यूचर है, तो ज़ाहिर बात है सिर्फ हैं? ज्योग्राफी डिपार्टमेंट पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर ही इसका फ्यूचर नहीं बनाता, इसके अंदर पेशावर यूनिवर्सिटी शामिल है, इसके अंदर गोजरा में हमारे आउटलेट्स हैं, हमारे ज्योग्राफी के आउटलेट्स IUB के अंदर मुल्तान में हैं, बहाउद्दीन ज़फ़री यूनिवर्सिटी में हैं, हमारी कराची यूनिवर्सिटी में हैं, हमारी बेतहाशा यूनिवर्सिटी में जहाँ पे, तो ये हम लोग बेसिकली कलेक्टिवली इसका स्कोप बनाते हैं। अगर आप पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट के अंदर बात करें तो पिछले महीने जिस कॉन्फ्रेंस का मैंने जिक्र किया उसके अंदर बहुत ज़्यादा रियलाइजेशन है हमारी कम्युनिटी के अंदर कि जो लेटेस्ट मॉडर्न टेक्निक्स आ रही है ज्योग्राफी के अंदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और उसको उसके ऊपर जो है ना उसको अहमियत दी जा रही है। ठीक है, उसके ऊपर सेशंस होने, जिसमें आप लोग देख रहे हैं आजकल लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी के वो बहुत सारे इवेंट्स करवा रहे हैं आजकल, और उनकी बड़ी एक्साइटिंग और एनर्जेटिक माशाल्लाह से फैकल्टी है, और बाकी सारे डिपार्टमेंट्स की भी बहुत एनर्जेटिक और एक्साइटिंग है। तो वो इस स्कोप को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, वो सेंस क्रिएट कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये मैं कोई ख्याली बात नहीं कर रहा, अगर मैं रियलिस्टिकली बात करूं तो स्कोप जो है ये पहले की निस्बत इसकी पेस बहुत अच्छी जा रही है। और मैं समझता हूँ कि अगर आप लोग आज के एडवर्टाइजमेंट्स के अंदर भी देखें तो पहले चंद एडवर्टाइजमेंट में ज्योग्राफी का जिक्र होता था, लेकिन अब ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जा रहा है। तो हमारे स्टूडेंट्स जहाँ पर जाके एडजस्ट होते हैं, इवन इट्स नॉट अबाउट ओनली ज्योग्राफी, इवन स्पेस साइंस वाले लोग जानते हैं इस बात को कि स्पेस साइंस जहाँ जहाँ पर स्टूडेंट्स जो हैं, स्पेशंस जो हैं वो काम कर रहे हैं, उनके ऑलरेडी वहाँ पर सीनियर्स बैठे हैं, और ऑब्वियसली उनको सपोर्ट करना चाहिए। आई मीन हर किसी को, लेकिन सपोर्ट का मतलब ये नहीं है कि आप किसी बड़ी अच्छी इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटी को इग्नोर करना, ज़ाहिर बातें नहीं करते। ज्योग्राफी के लोगों को भी जो है वो चांस दिया जाना चाहिए। अगर एक स्पेशियन बैठा हुआ है या अगर एक ज्योग्राफर कहीं पे बैठा हुआ है तो ज़ाहिर बात है उसको एक स्पेशियन को भी चांस देना चाहिए अगर वो वर्थ। तो ये कंपटीशन का दौर है, और कंपटीशन में अगर हम लोग उस तरह से, और मेरे ख्याल से हम लोग आ रहे हैं उसके दिन इंशाल्लाह, पेस अब ज़्यादा अच्छी है, तो ये एक अच्छी जो है ना वो चीज़ क्रिएट करेगा। और अगर आप लोग देखें पिछले दिनों प्राइम मिनिस्टर की एक तकरीर थी जिसके अंदर उन्होंने बाकायदा GIS का नाम लिया। अच्छा, मैं देखिए मैं GIS को ज्योग्राफी से अलहदा नहीं तस्वर कर रहा, मैं ज्योग्राफी की एक आउटलेट की बात करूँ जो कि GIS है, एक रिमोट सेंसिंग है, एक अर्बन ज्योग्राफी। GIS इतनी इंपॉर्टेंट इसलिए हो गई है आयशा मेरे ख्याल से क्योंकि GIS एक अप्लाइड नेचर की है और वो हर जगह पे अप्लाई हो रही है। वो सोशियोलॉजी में अप्लाई हो रही है, वो आर्किटेक्चर के अंदर अप्लाई हो रही है, वो अर्बन ज्योग्राफी के अंदर, क्योंकि मैं आगे जाके जिक्र करूंगा कि ट्रेंड्स इस वक्त क्या जा रहे हैं मार्केट के अंदर, तो ये हर जगह पे अर्बन प्लानिंग के अंदर बहुत ज़्यादा काम है GIS का। तो अगर आप देखें, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए कि अगर आप ज्योग्राफी के अंदर किसी भी फील्ड के अंदर जा रहे हैं, अर्बन ज्योग्राफी में जा रहे हैं, ह्यूमन ज्योग्राफी, मेडिकल ज्योग्राफी में जा रहे हैं, आपको चले GIS आप टेक्निकली खुद सीखें ना सीखें, लेकिन आपके पास उसकी सेंस जरूर होनी चाहिए ताकि आप किसी से उसका काम करवा सकें। यानी कि अगर आपने किसी से एनालिसिस फॉर एग्जांपल आपको रिक्वायर्ड है, आपको अगर यही नहीं पता होगा कि मेडिकल ज्योग्राफी के अंदर मैं क्या स्पेशल एनालिसिस कर सकती या कर सकता हूँ, तो इसका मतलब है कि आपके पास जब एक चीज़ की सेंस ही नहीं है तो आप उसका क्या इस्तेमाल कर सकेंगे। तो इसीलिए GIS इतनी इंपॉर्टेंट हो चुकी है क्योंकि ये अप्लाइड नेचर की है। ठीक हो गया। अब हम आते हैं सर अगले सवाल की तरफ, जिसके ऊपर पूरा हमारा सेशन बेस करता है, जिसका टॉपिक ही हमने रखा था कि जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी। आपने ये वर्ड इंट्रोड्यूस करवाया, आप हमें मतलब एक लेमैन के लिए, हम जैसे जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं या मेरे जो जूनियर्स हैं, सुपर जूनियर्स हैं, ठीक है, जो आने वाले नई फील्ड के जो लोग हैं, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? आप इसके ऊपर कैसे आएंगे कि ज्योग्राफी का जो लिंक है वो जियो स्पेशल टेक्नोलॉजीज के साथ कैसे होगा? सबसे पहले हमें बताएं सर, जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी अगर एक लेमैन को आप बताएं तो वो क्या है, और इसको लिंक आप कैसे किस तरह से ज्योग्राफी के साथ करेंगे? सही है। अच्छा, ये जो जियो स्पेशल का वर्ड है ना, ये एक आप कह सकते हैं कि मैशअप है मुख्तलिफ फील्ड्स का। मैशअप जिस तरह से मैशअप सॉन्ग्स होते हैं, उन्होंने मुख्तलिफ किस्म के गाने इकट्ठे किए होते हैं एक ही गाने के अंदर, तो आप समझ लें कि जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी इज़ अ मैशअप वर्ड। ठीक है, और इसके अंदर कौन कौन सी फील्ड आती हैं? ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम GIS, रिमोट सेंसिंग, आपकी सर्विंग, फोटोग्रामेट्री, इसके अलावा आपकी ये जो नेविगेशन, सैटेलाइट नेविगेशन है जिसमें GPS है, ये सारी की सारी जो हैं इसको कलेक्टिवली आप जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी इसका नाम देते हो।
जियो स्पेशल जो टेक्नोलॉजी है बुनियादी तौर पे कोई भी ऐसी टेक्नोलॉजी जिसके अंदर लोकेशन इंटेलिजेंस का इस्तेमाल हो रहा है। और लोकेशन इंटेलिजेंस क्या है कि आप लोकेशन को इस्तेमाल करते हुए जो है इंटेलिजेंट डिसीजंस या पॉलिसी मेकिंग कर सकते हैं। तो इसीलिए जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी का वर्ड इस्तेमाल होता है। और टेक्नोलॉजी क्योंकि चूंकि कंप्यूटर बेस्ड है इसलिए इसको टेक्नोलॉजी का नाम दिया जाता है। तो ये टर्म बेसिकली ये है जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी, ठीक है। यानी कि बाज़ औक़ात हम जीआईएस का इस्तेमाल करते हैं, तब भी आप उसके लिए और सिनोनिम के तौर पे जियो स्पेशल का लफ्ज़ इस्तेमाल कर लेते हो। रिमोट सेंसिंग के लिए भी बाज़ औक़ात आप कर लेते हो, लेकिन अगेन ये 100% सिनोनिम तो नहीं है, लेकिन बाज़ औक़ात उसको इंटरचेंजेबली यूज़ किया जाता है। दूसरी जहाँ तक बात है कि इसका ज्योग्राफी के साथ क्या लिंक है, तो मैं अपनी पुरानी जो भी मैंने कमेंट किया इससे पहले आपके सवाल को, मैं उसी के साथ इसका लिंक करूँगा कि ज्योग्राफी में हम सब लोग जानते हैं दो इसकी मेन हमारी स्ट्रीम्स हैं, जिसमें एक ह्यूमन ज्योग्राफी है और एक फिजिकल ज्योग्राफी है। फिजिकल ज्योग्राफी के आगे बहुत सारे डोमेन्स हैं, ह्यूमन ज्योग्राफी के आगे बहुत सारे डोमेन्स हैं। हमारा जो मकसद होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि हम लोग चाहे किसी भी फील्ड के अंदर पढ़ रहे हैं, किसी भी फील्ड के अंदर हम लोग कोशिश कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर मुझे जीआईएस नहीं पसंद, नो इशू, मैं तो स्टूडेंट्स को कहता हूँ ये बात। मैं ये नहीं कहता कि आपको एक जीआईएस एनालिस्ट बनना है, मैं आपको ये कहता हूँ कि आप लोग चाहे एक अर्बन जोग्राफर बने, चाहे आप एक मेडिकल जोग्राफर बने, आप चाहे एक अर्बन जोग्राफर या ABC जो भी है, पॉलिटिकल, इवन पॉलिटिकल जोग्राफी अगर आप लोग पढ़ें, आप लोग सिर्फ ये लर्न करें कि आप जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी का उस फील्ड के अंदर क्या इस्तेमाल कर सकते हो। क्योंकि मैंने आपको बताया कि ट्रेंडिंग के पर्सपेक्टिव में अगर देखें तो जियो स्पेशल टॉप फील्ड्स में से जा रही है, दुनिया की टॉप फील्ड्स में से जा रही है इसमें जियो स्पेशल टेक्नोलॉजीज। तो आप लोग ये सीख लें कि उसकी आपने किस चीज को एक्सप्लॉइट करते हुए अपने एनालिसिस को परफॉर्म करें। ये नहीं कि ये आपको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेंगे। थ्योरेटिकल जहाँ तक बात है, अगर आप एक थ्योरेटिकल ह्यूमन ज्योग्राफर बनते हैं या अगर थ्योरेटिकल फिजिकल ज्योग्राफर बनाते हैं तो उसकी इतनी ज़्यादा, इवन आपको पता है दुनिया के अंदर सबसे बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशन है ज्योग्राफर्स की, जिसको आग कहा जाता है, अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ ज्योग्राफर्स, अगर आप उसके भी कभी मैं तो ये सजेस्ट करूंगा जो लोग सुन रहे हैं कि आप लोग उनको थोड़ा सा उनकी वेबसाइट पे जाके पढ़ा करें कि क्या ट्रेंड चल रहा है ज्योग्राफी के अंदर। इसके अलावा एशियन ज्योग्राफर्स की एक तंजीम है, यूरोपियन ज्योग्राफर्स की है, अफ्रीकन ज्योग्राफर्स की है, उनको जाके एक बार, या ऑस्ट्रेलियन ज्योग्राफर्स की, उनको जाके एक बार स्टडी तो करें ना उनकी वेबसाइट पे क्या चल रहा है आजकल हमारी ज्योग्राफी के अंदर। तो वहां से आपको आइडिया होगा कि जियो स्पेशल ना एक बैकबोन बनता जा रहा है, जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी एक बैकबोन बनती जा रही है। आपको अगेन मैं इस पे इंसिस्ट कर रहा हूँ, आपको ये नहीं सीखना जियो रेफरेंसिंग कैसे करते हैं, बफर एनालिसिस कैसे परफॉर्म करते हैं, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि बफर एनालिसिस एक होते हैं इस मकसद के लिए। आपको ये पता होना चाहिए कि जियो रेफरेंसिंग इस मकसद के लिए होती है। आपके पास इसकी सेंस होगी ना तो आप इसका बहुत अच्छा इस्तेमाल कर सकते हो, कलेक्टिव स्टडी कर सकते हो। देखें आजकल सोलो स्टडीज से ज्यादा जो है ना, सोलो स्टडीज बहुत कम होती है जिसमें एक रिसर्चर है वो काम करे। आप कोलैबोरेटिव टीम वर्क के अंदर काम करते हो, आप एक टीम प्लेयर बनते हो। टीम प्लेयर के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात ये क्या है कि भाई मुझे अर्बन ज्योग्राफी के बहुत से कॉन्सेप्ट्स का पता है, मैं एनालाइज चीज को अच्छा कर सकता हूँ, लेकिन मैं एनालिसिस परफॉर्म नहीं उसके ऊपर कर सकता। मुझे जीआईएस के लिए एक बंदा चाहिए, वो बंदा आ गया, उसने एनालिसिस परफॉर्म किया, मैंने उसको एनालाइज किया, मैंने उसके ऊपर लिखा, मैंने उसके अंदर से नतीजे निकाले वगैरह वगैरह वगैरह। तो इस तरह से आप लोगों को चलना चाहिए। तो आई होप कि मेरा पॉइंट जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपकी समझ में आ गया होगा, जो लोग भी हमें व्यूअर्स हमें सुन रहे हैं, कि इट्स नॉट अबाउट कि आप खुद उसको सीख लें, आप उसकी सेंस क्रिएट कर लें ताकि आप उसको इस्तेमाल करवा सकें, ताकि आप एक टीम के अंदर काम करके अपनी, इसकी एक छोटी सी एग्जांपल देके मैं इस बात को यहाँ पर ख़त्म करूँगा कि मैं MMP में जो हमारी मेरी कंपनी थी इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी फर्म, जहाँ पर मैंने सर्व किया 1.5 साल, वहाँ पे हमारे साथ कुछ इन्वायरमेंटलिस्ट जो है वो काम करते थे। अब इन्वायरमेंटलिस्ट ने क्या करना होता था, उन्होंने करना होता था कि भाई मुझे ना ये नक्शे जो है ना चाहिए, हम उनको वो नक्शे बना देते थे। उनमें से एक बार एक इन्वायरमेंटलिस्ट थे, उन्होंने मुझसे कहा कि अगर मुझे जीआईएस के सही पोटेंशियल का पता चल जाए ना तो मैं आपसे सही तरीके से इन्वायरमेंटल एनालिसिस करवाऊँ। अब चूंकि उनके पास अपनी सेंस उसकी जीआईएस की नहीं थी, तो वो कहते हैं कि मेरे ख्याल से ये बड़ी जरूरी है। तो आई होप कि आप लोगों को मेरा पॉइंट समझ में आ गया होगा कि आप एक बार सेंस क्रिएट कर लें ताकि आप किसी से अच्छा काम करवा सकें। आपको खुद अगर नहीं शौक सीखने का तो आप बिल्कुल ना सीखें, लेकिन आपको सेंस जरूर क्रिएट करनी है इसकी। जबरदस्त सर। अब अगर हम इस चीज पे आए कि एक ज्योग्राफर जब डिपार्टमेंट से निकलता है या ड्यूरिंग स्टडीज, आप क्या सजेस्ट करते हैं उसको कि किस तरह से वो अपना पाथ बनाए? हमें हर सवाल का जवाब सेशन एंड होने के बाद ही क्यों आता है?
कि 4 साल हो गए हैं, हमारी डिग्री का ये स्कोप है, ये नहीं है। मतलब इवन कि हमारे मैसेजेस, हमारी ईमेल वगैरह भरी हुई होती हैं कि हमें इसका स्कोप बता दें, हमें बता दें हम कहाँ पे क्या काम करें। हमें कोई जॉब नहीं देता, जॉब अगर देता है तो कहते हैं जी इतने साल का एक्सपीरियंस लेके आए। तो सर आप क्या रिकमेंड करेंगे कि जो अभी हमें लिसनर्स हैं हमारे सुनने वाले, ड्यूरिंग स्टडी वो क्या ऐसा स्टेप लें ताकि उनका करियर एक पाथ क्लियर हो जाए, ताकि उनको मजीद किसी की वो रिक्वेस्ट या सिफारिशें या कह लें कि वो उनको वो डिप्रेशन फॉर्म में ना चले जाएं कि हमें जॉब नहीं मिल रही, हमने इतनी फीसें उड़ाई हैं, इतने पैसे उड़ाए हैं, लेकिन हमारा कुछ बन नहीं रहा। मतलब सर उसको थोड़ा सा अगर आप इनकी रहनुमाई फरमाएं तो किस तरह फरमाएंगे कि ड्यूरिंग स्टडीज वो क्या करें ताकि आफ्टर द डिग्री उनको प्रॉब्लम ना आए। अच्छा, इससे इसमें ऐसे सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि आप कभी भी ठीक है, इंसान के जहन के अंदर ये बात आती है कि मैंने इतना जो है पैसे लगाए अपनी डिग्री के अंदर, मैंने क्या हासिल किया। लेकिन उससे पहले आपको ये सवाल करना चाहिए कि इतने पैसे मेरे पेरेंट्स लगे मेरे ऊपर लगाए, तो मैंने इसको कितना जस्टिफाई किया। पहले तो आप सवाल खुद से करिए ना कि आपने कितना जस्टिफाई किया। अच्छा, अगर आपको लगता है कि आपने पूरी मेहनत की और जस्टिफाई किया, मैं वैसे आई एम वेरी श्योर कि अगर आप अपने आप से पहले ही सवाल पूछ लेना, जिसको ये सेंस होना, तो वो बंदा वैसे ही थोड़ा ऊपर जा रहा होता है, मतलब वो नहीं इतना डाउन जाता। अच्छा, दूसरी बात ये कि अगर आपको लगता है कि नहीं भाई मैंने तो बड़ी मेहनत की लेकिन मुझे उसका नहीं मिल सका उस तरह से जिस तरह से मुझे उसका मिलना चाहिए था, तो हम लोग असल में सवाल पूछने में भी देर लगाते हैं। मतलब ये कि अगर आप एक टीचर पढ़ा रहे हैं, आप उनसे बिल्कुल ये क्वेश्चन करें। अगर आपको लगता है क्लास के अंदर वो इन्वायरमेंट नहीं है, आप उनके ऑफिस में जाके पूछें। अच्छा, और ज़्यादातर टीचर्स, जाहिर बात है, दे लव टू हेल्प देयर स्टूडेंट्स। सब टीचर्स को बड़ा अच्छा लगता है अपने स्टूडेंट्स को गाइड करना। आपको वहाँ से गाइडेंस मिलती है और आपको लगता है कि आपको जवाब नहीं मिल सका जिसके लिए आप लोग तलाश कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से आप सब लोग जो इस वक्त सुन रहे हैं, आप सब लोगों के कोई ना कोई जोग्राफर्स आपके फेसबुक के अंदर ऐड होंगे। तो आप लोगों ने कितनी बार उनसे पूछने की कोशिश की? अच्छा, तो हम लोग पूछने को भी कैजुअल लेते हैं। जिस तरह से मेरी आदत होती थी कि मैं जाके मिलता होता था कि जो है ना, मुझे थोड़ा सा टाइम दे, मैंने आपसे आके मिलना, ठीक है ना, तो टाइम देता था। तो ये एफर्ट्स जो बंदा पुट करता है ना, मेरे ख्याल से वो बंदा, उस बंदे को समझ आने लग जाती है कि क्या चल रहा है मार्केट के अंदर और मुझे क्या करना है इसके अंदर, ठीक है। जो बंदा इस चीज़ का वेट कर रहा होता है ना कि भाई कोई आके मुझे बताएगा कि मैंने क्या करना है, तो भाई ये भूल है। ऐसे नहीं होता कि आपको कोई आके बताए, आपको उसके लिए जो है ना एफर्ट करनी पड़ती है। देखें, जहाँ तक कमजोरी की बात करें, स्टूडेंट के एंड पे भी कमजोरी होती है, टीचर्स के एंड पे भी कमजोरी हो सकती है। मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करता हूँ, हमारे एंड पे भी कमजोरी हो सकती है। और उसको, उस कमजोरी को पूरा करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि टीचर्स को भी तो फीडबैक आना चाहिए ना कि हमारा जो है क्या आप लोगों को, मतलब मिसाल के तौर पर जिस तरह से मेरा एक टीचिंग मेथड है कि मैं पढ़ाता हूँ तो मैं बच्चों से फीडबैक लेता हूँ, और बाज़ औक़ात स्टूडेंट ज़ाहिर बात है घबराता भी है कि भाई मेरे नंबर ये वो इस तरह से, स्टूडेंट की एक परसेप्शन है कि इस तरह से होता है। तो मैं क्या करता हूँ, तो ऑनलाइन परफॉर्मा बना लेता हूँ जिसमें ना मैं रोल नंबर, नाम कुछ भी नहीं पूछता, बस जनाब लिखें, जी भर के लिखें। और इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि आप टीचर की खुदा ना खास्ता बुराई करें, आप उसमें एक क्रिटिकली लिखें कि हमें ये चीज़ें शायद इंप्रूव होनी चाहिए सर या मैडम, ये चीज़ें जो है ना इंप्रूव होनी चाहिए। देखिए, ये टू वे प्रोसेस चलता है। मैं अगर कह रहा हूँ ना कि स्टूडेंट के एंड के ऊपर ये गलतियाँ हैं, तो ज़ाहिर बात है टीचर के एंड के ऊपर भी गलतियाँ होंगी, लेकिन दोनों को अपनी अपनी गलतियाँ जाननी और पहचाननी है ताकि उनको ठीक किया जा सके। तो जब आपकी डिग्री कंप्लीट होती है ना ज्योग्राफी की, आप अगर डिग्री कंप्लीट करने के बाद ये सवाल पूछें कि मैंने इसका क्या इस्तेमाल करना है, तो आप बहुत लेट हैं, आपने बहुत गलती की है, या आपने बहुत लेट सवाल पूछे अपने आप से। आपको पहले सेमेस्टर के एंड पे ही आपको ये सवाल पूछने अपने आप से शुरू कर, उसकी तगोदो शुरू कर देनी चाहिए अपना। देखें, एफसी के अंदर ना हम लोग 5 साल प्लान बनाते हैं स्टूडेंट्स के। जब हम एफसी में मैं होता था, एफसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में, हम लोग 5 ईयर गोल बनाते थे स्टूडेंट्स के कि 5 साल बाद आप कहाँ देख रहे हो अपने आप को, आप 7 साल के बाद, आप 10 साल के बाद। शॉर्ट टर्म गोल सेट करते हो, लॉन्ग टर्म गोल। शॉर्ट टर्म गोल्स में क्या हो सकता है, मैंने बीएस कंप्लीट किया, मेरा अगला टारगेट है कि मैं एमफिल ज्योग्राफी के अंदर कंप्लीट करूंगा, या जीआईएस के अंदर कंप्लीट करूंगा, या एबीसी किसी के अंदर, एनवायरमेंटल साइंसेस के अंदर करूंगा। करने के बाद आपका ये शॉर्ट टर्म गोल हो गया। लॉन्ग टर्म गोल में आप कहते हैं कि मैं अपने आप को देख रहा हूँ कि मैंने 7 साल 8 साल जॉब करनी है, उसके बाद मैंने अपना एक एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट कर देनी है, मैंने एक अपनी कंपनी बना लेनी, मैंने एक अपना सेटअप स्टार्ट कर देना। तो जब तक आपके सामने ये सारे गोल्स प्लान्स नहीं होंगे, तब तक आप जो है ना बस ऐसी, जिसको कहते हैं ना लूर फिरते रहेंगे, आपको नहीं समझ आएगी कि आपने कहाँ पर जाना। लेकिन जब आपने सेट किए होंगे ना, मैंने 5 साल में सोचा था, 5 साल का गोल आप 2 साल के बाद असेस कर सकते हैं कि आप उस ट्रैक पे हैं या नहीं है, ठीक है। और आपको देखें, अगर आप मशवरा मांगे ना, तो मशवरा देने वाले बहुत लोग हैं,
तो वो आपको थोड़ा सा जो है ना उसको ढूंढना पड़ता है, आपको तलाश करना पड़ता है कि भाई मैं किससे जो है ना किस रेलिवेंट बंदे से, यानी कि एक वो बंदा कि जो जीआईएस के अंदर नहीं काम कर सकता, आप उससे जाके जीआईएस का मशवरा नहीं ले सकते। एक वो बंदा जो जीआईएस के अंदर काम कर सकता, आप उसका अदर देन जीआईएस जो है जाके मशवरा नहीं ले सकते। अगर आपका कंसर्न दोनों में से किसी से भी रिलेटेड है तो आप उस बंदे को तलाश करें और उससे जाके जो है ना और लोग मैं आपको बताऊं, मेरा ये एक्सपीरियंस रहा है, पीपल आर वेटिंग टू हेल्प, पीपल आर वेटिंग टू आंसर द क्वेश्चंस। लोग सवालों के जवाब देना चाहते हैं, लेकिन अगर कोई उनके पास है। सर आज क्योंकि सेशन बड़ा जबरदस्त चल रहा है और मुझे भी बड़ा मजा आ रहा है सवालात के जवाब देते हुए, अगर आप इजाजत दें तो मैं चंद सवालात अगर और आपसे कर लूं श्योर, ताकि व्हाई नॉट, हमारे भी थोड़े बिल्कुल। इल्म। सर इस जी तरह से जी। है कि जब हमारे फेज में आता है, लाइक लाइफ का एक फेज चल रहा होता है, इवन की डिग्री की अगर हम बात करें तो कुछ फेलियर्स आ जाते हैं। लेट्स सपोज सेमेस्टर में हम फेल हो जाते हैं, हम ड्रॉप आउट हो जाते हैं, हमारे कोई सीजीपीए कम आ जाता है, ठीक है। और अगर हम लेट्स सपोज अगर हम डिग्री की बात कहीं जाते हैं, जॉब में कामयाबी नहीं हो रही होती, तो हम एक एक मतलब एक सीरीज ऑफ फेलियर्स में हम चले जाते हैं और फिर उससे क्या होता है, फिर हम एक डिप्रेशन वाले फेज में आ जाते हैं। हम किससे बात नहीं करते, क्यों? क्योंकि वो घर वाले या बाहर मुआशरे में यही कहा जाता है कि हमने तुम्हें पहले ही कहा था कि इस फील्ड में ना जाओ, अब भुगतो खुद। तो सर उस फेज में आपकी लाइफ में भी ऑब्वियसली कभी ना कभी ये पीरियड आया होगा कि डिप्रेशन से कैसे निकलना है, उस अपने आप को उस फियर से कैसे निकालना है। तो सर उस पर थोड़ा सा अगर बात करें कि ये सवाल हर बंदे के जहन में है, जो हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं, लिसनर्स हैं, कि इस फेज में इवन की बात कोई भी नहीं करता, इवन कि हमें यूनिवर्सिटीज में भी नहीं बताया जाता कि हम फील्ड में निकलेंगे तो हमें ये फेलियर आएंगी। तो सर उस पे आप कैसे बात करेंगे कि बच्चे किस तरह उस चीज में निकलें और मजीद परेशान ना हो? अच्छा ईशा, देखिए ऐसा पॉसिबल नहीं है कि किसी की लाइफ के अंदर ऐसा फेज ना आया हो। हर बंदे की लाइफ का पार्ट होता है। वो इंसान की पर्सनल लाइफ का भी पार्ट होता है, प्रोफेशनल लाइफ का पार्ट होता है, एकेडमिक लाइफ का भी पार्ट होता है। तो इससे हम इनकार नहीं कर सकते। कोई ये नहीं कह सकता कि नहीं भाई मैं वो बहुत चिल जा रहा हूँ या जा रही हूँ, मुझे कोई मसला नहीं है, ऐसा नहीं होता। हर किसी के कोई ना कोई डिप्रेशन फेजेस आते हैं। अच्छा एक बात, मजे की बात बताऊँ, जिसकी जिंदगी के अंदर डिप्रेशन का फेज है या ऐसा फेज है जिसके अंदर इंसान अपने आप को फेलियर फील कर रहा हो, जी। तो मैं एक बड़ी अजीब सी बात करने लगूँ, लेकिन उसको खुश होना चाहिए। क्योंकि जब आप किसी टफ टाइम में से गुजरना शुरू करते हैं ना, वो आपकी लर्निंग का टॉप फेज होता है, आपकी लर्निंग का। लेकिन जाहिर बात है तकलीफ भी बहुत ज्यादा होती है। जाहिर बात है कि भाई जब आपको क्रश किया जाएगा तो तकलीफ तो होगी ना आपको, लेकिन क्रश करने के बाद जो चीज आपकी बन जाएगी ना, तो वो जो है ना, वो उसकी कहते हैं ना मिसल कोई नहीं हो सकती। तो सबसे पहले तो बात यह है कि आपने बात की कि जब इंसान को डिप्रेशन फील होता है, ठीक है। देखें, इंसान को हर किसी की बात सुननी चाहिए, हर किसी की, लेकिन हर किसी की बात सवार नहीं करनी चाहिए। अच्छा, अब मैं इस बात को समझता हूँ कि हर इंसान के पास इतनी एबिलिटी नहीं होती कि वो अपने ऊपर इतना कंट्रोल कर सके, ठीक है। जब आप कंट्रोल नहीं कर सके, इसका मतलब है कि आप भर चुके हैं अंदर से, आपका दिमाग जो है इन बातों को बहुत ज्यादा समा चुका है अपने अंदर। तो ठीक है, आपको लेकिन फिर कोई एक बंदा चाहिए। अगर आप समझते हैं आप अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस, मैं समझता हूँ कि पेरेंट्स या जिस तरह से वालिदैन में से कोई भी जिसके साथ आप ज़्यादा फ्रैंक हैं, वालिद साहब के साथ या वालिदा के साथ, आप उनके साथ डिस्कस करें। अच्छा, आप दो वजूहत हो सकती हैं कि आप उनके साथ डिस्कस ना करें। एक ये कि वो समझेंगे नहीं आपकी बात को, ठीक है, आप फिर ना डिस्कस करें। दूसरा ये कि उनको ये बात समझ में आएगी नहीं, यानी कि एक तो ये है ना वो डांट देंगे आपको, आप तब भी ना करें। अगर आपको लगेगा ना उनको आपकी बात समझ में नहीं आएगी, मतलब जिस तरह से आप गुजर रहे हैं, ठीक है, आप ना करें। आप अपने किसी दोस्त के साथ, बल्कि दोस्त से भी पहले किसी कज़न के साथ करें। आप किसी कज़न को कहें, आप उनको एतमाद में लें, उनसे डिस्कस करें। एक ऐसा कज़न जो इसको समझ सकता है, यानी कि जो ना थोड़ा सा यंग टाइप हो और जिसको ना समझ आती हो आपकी बात। अगर आपको लगता है नहीं कज़न्स जो है ना मेरी बात फैला देते हैं, उनसे भी नहीं करनी है, इतने काबिल एतमाद नहीं है, लेकिन होते ज़रूर हैं, ऐसा नहीं है कि सब एक जैसे। आप चले जाए दोस्तों की तरफ। नहीं, मेरे ख्याल से इन पेरेंट्स के बाद ना कज़न से भी पहले टीचर्स आते हैं, मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ। अच्छा, ये मैं क्यों कह रहा हूँ? इसलिए नहीं कि मैं एक टीचर हूँ, इसीलिए क्योंकि मैं आपको एक छोटा सा वाकया सुनाता हूँ। एफसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में जब मैं एडवाइज़र था, तो हमारी सोसाइटी में एक लड़का था। उस लड़के को चूँकि मेरी अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी सी फेस रीडिंग मुझे आती है, तो मैंने उसको चेहरा देख के मैंने उसको कहा कि ऑफिस में वो कोई भी नहीं था। मैं इस चीज़ का ख्याल रखता हूँ कि स्टूडेंट के साथ जब कोई पर्सनल बात डिस्कस करनी हो तो इर्द गिर्द कोई और स्टूडेंट ना हो, ताकि वो ये ना फील करे कि सर 4 लोगों के सामने मेरे से ये बात पूछ रहे हैं, फिर वो बताते नहीं।
तो वो अकेला था ऑफिस के अंदर। मैंने उससे पूछा कि चलिए जो भी उसका नाम था, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता, कि भाई क्या बच्चा आपको क्या मसला है? उसने कहा सर कुछ भी नहीं। मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, मैं आपका चेहरा देख के बता सकता हूँ कि आपको कोई कोई प्रॉब्लम है, कोई डिप्रेशन कुछ लग रहा है ऐसा। कहता सर रहने दें ये वो। मैंने कहा नहीं बेटा बैठ जाओ। बैठ गया वो। मैंने कहा बेटा टीचर्स पेरेंट्स की जगह होते हैं और आप मुझे मेरे पे एतमाद करके ना मेरे बात को डिस्कस कर सकते हैं। और आप यकीन करें उसने मुझे एक बात बताई। उसने मुझे कहा कि सर वो कहीं डायरी भी लिखता था अपनी ना पर्सनल डायरी, जिस तरह हम लोग लिखते हैं, आप में से कई लोग लिखते हैं। उसने कहा सर अगर आप मेरी डायरी पढ़ लें ना तो आपको लगेगा कि आज के दिन मैंने खुदकुशी कर ली। वो इतना डिप्रेशन के अंदर था वो लड़का। तो मैंने बहरहाल उसके साथ 1-1.5 घंटा लगाया और माशाल्लाह अभी भी वो मेरे साथ इन कांटेक्ट होता है कभी कभी। बहुत खुश है, फोटोग्राफी करता है वो लड़का, बहुत अच्छा लड़का है। लेकिन मैं इस चीज़ के ऊपर हैरान हुआ बीइंग टीचर कि पता नहीं कितने स्टूडेंट्स इतने होते होंगे ना। तो इसीलिए आप लोग अपने टीचर के साथ देखिए। टीचर जो है ना एक बहुत बड़ा अमानत है। देखिए टीचर का ना आपके पेरेंट्स के साथ डायरेक्ट लिंक होता है, ना आपके दोस्तों के साथ डायरेक्ट लिंक होता है, ना आपके कजन के साथ डायरेक्ट लिंक होता है। तो टीचर एक ऐसी चीज़ है या एक ऐसी पर्सनालिटी है जिनके साथ आप खुल कर डिस्कस कर सकते हो और आप उनको बता सकते हो और वो आपको अच्छा गाइड कर सकते हैं। तो इसीलिए ना जब आप अंदर से भर जाए ना, आप डिप्रेशन के अंदर आ जाए, तो आपके पास एक जो है ना एक ऐसा बिन होना चाहिए, एक ऐसी शख्सियत होनी चाहिए। जिस तरह से मेरी लाइफ के अंदर भी है। मैं अपनी वालदा के साथ डिस्कस करता हूँ और जब से मेरी शादी हुई है वालदा के साथ साथ बेगम के साथ डिस्कस करता हूँ। तो आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस होती हैं, आप उन सारी ऑप्शंस में से किसी को एक्सप्लोर करें। जो बंदा ये समझने लग गया ना कि भाई नहीं मैं ये बात किसी से डिस्कस करने वाली नहीं है और मेरा पता नहीं कोई भी सुनेगा तो मेरी बेइज्जती कर देगा, तो जो आप अपने साथ कर रहे हैं ना वो बहुत बड़ा जुल्म है। ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। ये बहुत बड़ा जुल्म है, आपको नहीं ऐसा करना चाहिए। तो हमेशा कोई ना कोई होता है, आप ये ना समझें कि कोई भी नहीं है। ये बात सबसे गलत है कि कोई भी नहीं है, हर बार कोई ना कोई होता है। तो आप लोग इस चीज़ का ज़रूर सहारा लिया कीजिए। ये मेरे चंद इसके अंदर गुजारिशात थी। इंशाल्लाह। सर एक और क्वेश्चन अगर हम करें तो जब हम यूनिवर्सिटीज में आते हैं बच्चे, लाइक फर्स्ट सेमेस्टर से बात करें, क्योंकि बच्चे एफएससी या इंटर करके आ रहे होते हैं, ए लेवल्स ओ लेवल्स करके आ रहे होते हैं, तो जी जी उनके दिमाग में यही होता है कि हमने पढ़ना ही है और सीजीपीए ही लेना है। तो वो किस तरह से, और इवन कि वो बच्चे जो बैक बेंचर्स होते हैं मेरे जैसे, वो यूनिवर्सिटीज में आते हैं, उनकी थॉट्स अलग होती हैं। लेकिन अब मैं इस पे बात ये करना चाह रही हूँ कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग और सोशल नेटवर्किंग, ये दो ऐसी चीजें हैं जो शायद हमें बहुत ज्यादा फील्ड में निकलने का मौका देती हैं, चीजों को एक्सप्लोर करने का मौका देती हैं। लेकिन बदकिस्मती से हमारे जो बच्चे हैं वो सिर्फ सीजीपीए के पीछे भागते हैं और अपने जो लेसन्स हैं उनके पीछे भागते हैं। तो इस पे आप क्या कहेंगे कि सोशल सर्किल का या कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का या पब्लिक स्पीकिंग का क्या रोल है हमारी सक्सेस में या नहीं? अगर है तो वो किस तरह से डेवलपमेंट हो सकती है? अच्छा भाई, सबसे पहली तो बात यह है कि इसका रोल सिर्फ अहम नहीं है बल्कि कलीदी है, बुनियादी है, बेसिक है। हम लोग जब पढ़ रहे होते हैं ना हमें लगता है कि सीजीपी लेने से पता नहीं क्या कुछ हो जाएगा, ठीक है। और जो लोग सिर्फ और सिर्फ सोलोली देखें, जीपी आपका अच्छा आना चाहिए, बहुत बुरा नहीं आना चाहिए, लेकिन मैं सबसे ज्यादा रेट करता हूँ स्किल को। आपके पास कितनी स्किल है, स्किल ओवरकम कर जाते हैं। मेरे पास बेतहाशा एग्जांपल्स हैं, मेरे अपने कजन्स हैं जिनके जीपी इतने अच्छे नहीं, बट लाइक एक मेरा कजन है जिसने घर में बैठ के वो ड्रोन बनाया है। मतलब आप अंदाजा लगा रहे हैं, और उसका जीपीए 3 से कहीं नीचे था, सी जीपीए, यानी कि 4 साल उसका जीपीए। लेकिन मैं यहाँ पर ये इंकरेज नहीं कर रहा कि आप लोग जीपीए कम ले लें, कोई मसला नहीं। आप मेंटेन करें, बिल्कुल एक सर्टेन लिमिट मेंटेन करें, आप बल्कि टॉप भी करें, आप गोल्ड मेडल भी लें, सब कुछ करें। लेकिन अगर आप उसको अपनी स्किल के साथ जस्टिफाई नहीं कर सकते ना, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई। तो फिर इसका मतलब ये कि आपने किसी को इतनी सारी वो दे दी सोचने के लिए कि भाई इसने इतना जबरदस्त जीपी ली है और इसको पता नहीं क्या कुछ आता होगा। तो स्किल जो है ना वो उसकी प्रायोरिटीज ज्यादा है। स्किल जो है ना वो आपके पास होनी चाहिए। वो कोई भी स्किल हो सकती है, उसके ऊपर मैंने बात कर दी है। जहाँ तक दूसरी बात है ना सोशल नेटवर्किंग की, उसके ऊपर मैं पहले बहुत बात कर ली कि सोशल नेटवर्किंग तो बहुत बुनियादी चीज़ है। उसके बगैर आपको कोई जानेगा नहीं। मतलब मैं भी शुरू में बहुत शाय होता था कि भाई मुझे जो जो चीज़ें आती है ना, मैं नहीं हर किसी को पता लगी ना। तो कोई बंदा, जैसा हम लोग आमतौर पे सोचते हैं, कुछ लोग शाय होते हैं, वो कहते हैं कि कोई बंदा ये कहेगा कि ये शायद बड़ा शोखा है और ये जो है ना इस तरह की चीज़ें कर रहा है और ये पता नहीं क्या बताना चाह रही है, क्या भला है। ऐसा नहीं है। दुनिया आपको तब जानेगी जब वो जानेगी कि आपके पास क्या स्किल है, मतलब व्हाट यू कैन डू। वो कहते हैं ना शो मी व्हाट यू कैन डू। तो जब तक आप शो नहीं करवाएंगे, तो फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता मैंने अपनी ट्विटर पे प्रोफाइल बनाई, मैंने लिंक्डइन पे प्रोफाइल बनाई,
ट्विटर पे मेरे हैं 350 के करीब शायद फॉलोअर्स हैं, और मैं 1000 से ज़्यादा लोगों को फॉलो करता हूँ। लिंक्डइन के ऊपर 4500 लोगों के साथ मेरे कनेक्शंस हैं, और फेसबुक के ऊपर भी मेरे ख्याल 1500 प्लस हैं लोग। तो ये सारे इनका मकसद जो है ना, ये है लोगों को बताना कि भाई जो स्किल आपको, एक तो लोगों से लर्न करना जिनको आप फॉलो करते हैं, दूसरा बताना कि भाई मुझे भी ये ABC आती है, ताकि लोग फिर देखें। स्टूडेंट मेरे पास आते हैं ना, सर मुझे रिसर्च टॉपिक जो है ना गाइड करते हैं कि मैं क्या करूँ। ये एक बड़ा फनी क्वेश्चन है मेरे नज़दीक। देखें, जब टीचर के पास आप ब्लैंक माइंडेड जाएंगे ना, टीचर कहेगा कि जब ये पहले ही नहीं पढ़ के आया तो ये इसका मतलब है कि डिपेंडेंट किस्म का बंदा है। जब एक बंदा डिपेंडेंट है तो इसका मतलब है कि आप कहेंगे कि भाई उसको आप ज़्यादा, टू बी वेरी फ्रैंक, आप उसको कहते हैं कि भाई ये ऑलरेडी जो है ना डिपेंड कर रहा है, तो ये इसकी नेचर ही ऐसे डिपेंड कर। लेकिन जब आप किसी टीचर के पास जाते हैं ना, ये कह के कि सर या मैडम मैंने ये 3 टॉपिक्स पढ़े, मुझे इनमें ये बातें समझ आई हैं और ये बातें समझ नहीं आई, तो अब मुझे आप गाइड कर दें कि मुझे इनमें से ज़्यादा किस तरह मूव करना चाहिए। तो टीचर पता क्या कहता है कि भाई ये तो ऑलरेडी पढ़ के आया है, इसका मतलब है कि इसको शौक है पढ़ने का, एक्सप्लोर करने का, तो फिर टीचर को ज़्यादा अच्छा लगता है उसकी मदद करना। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि आप थोड़ी सी खुद सर्च करके आएँ एक चीज़ के ऊपर। आखिरी बात कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की आपने की। अगर आपका GPA 4/4 है और अगर आपको बात नहीं करनी आती ना, तो आप नील हैं, आप कुछ भी नहीं है। अगर आपको बात नहीं करनी आती, मुझे एक बात बताएं, आप बहुत अच्छे GIS एनालिस्ट हैं, जोग्राफर हैं, आपको बहुत अच्छा मैप बनाना आता है, आपको बहुत अच्छी पावर पॉइंट की स्लाइड्स बनानी आती है, लेकिन आपको उनको बयान ही नहीं करना आता, तो मुझे बताएं आप कहाँ पे स्टैंड करते हैं? आप कहीं पे भी स्टैंड नहीं करते। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप जो है ना, आपके पास, बल्कि वो लोग जिनकी प्रेजेंटेशन स्किल्स ज़्यादा अच्छी होती हैं, वो ओवरकम कर जाते हैं बाज़ औक़ात अपनी स्किल्स को भी, यानी कि वो इतनी अच्छी तरीके से प्रेजेंट कर जाते हैं चीज़ कि वो अगर वो स्किल वाइज डाउन भी होना तो उसको कवर कर जाते हैं। तो इतनी इंपॉर्टेंट है एक आपकी स्पोकन। देखिए, स्पोकन में अंग्रेजी सीखने के अंदर मैंने 4 साल FC कॉलेज यूनिवर्सिटी में अंग्रेजी में ही पढ़ा। हम लोग समझते हैं कि पता नहीं इंग्लिश सीख लेंगे, ये कोई वो बड़ा कोई शौक़ा इंसान है जिसको अंग्रेजी आती है। देखें, ये गलत बात है। आपको उर्दू आपकी नेटिव लैंग्वेज है, ये आपको आनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और जिसको उर्दू ही नहीं ना आती उसको अफसोस होना चाहिए, जिसको इंग्लिश नहीं आती उससे ज़्यादा अफसोस उस शख्स को होना चाहिए जिसको उर्दू ही बुनियादी तौर पर नहीं आती बोलना। उसको उर्दू में, जिस तरह से अक्सर आप बच्चों को आजकल सुने, उनको गिनती उर्दू के अंदर नहीं आती, उनको आप पूछे ना 37 किसे कहते हैं, 39, 59 किसे कहते हैं, 79 किसे कहते हैं, उनको नहीं पता होगा कि किसे कहते हैं। वो कहेंगे पता नहीं कौन सी जुबान में आप बात करें। तो ये ज़्यादा शर्मिंदगी वाली बात है इसकी निस्बत कि आपको अंग्रेजी नहीं आती। अच्छा, अब अंग्रेजी जो है वो आपकी प्रोफेशनल लीड है, आपको प्रोफेशनली यू नीड टू नो कि हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और अंग्रेजी जो है ना, आपको प्रोफेशनल आपकी एफिशिएंसी उसके अंदर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंग्लिश में आपको इंटरनेशनली कम्युनिकेट करना पड़ता है, आपको ईमेल्स लिखनी पड़ती हैं, आपको अगर ट्विटर पर आप किसी को फॉलो करते हैं अंग्रेजी में बात करनी पड़ती है, लिंक्डइन पे किसी से बात करें, कोई बंदा बाहर फॉरेन बैठा है, आपको अंग्रेजी में बात करनी है। अगर कोई आपकी प्रोफाइल बहुत अच्छी है, स्ट्रॉन्ग है, स्किलफुल है, अगर कोई कहता है बाहर से भाई मैंने आपको इंटरव्यू करना है, नीदरलैंड से आपको कॉल आ गई, आपको जर्मनी से कॉल आ गई, चाइना से कॉल आ गई कि भाई वी नीड टू हैव योर इंटरव्यू, और अगर आपको अंग्रेजी में बात ही नहीं करनी आती तो वो कहेगा कि भाई आप प्रेजेंट ही नहीं कर सके अपने आप को, हालांकि आप इतने स्किलफुल थे, तो मतलब आप नील हो गए। तो इसके ऊपर भी जो है ना काम करने की जरूरत है। तो हम लोग ना एक पैकेज होते हैं, हम लोग सिर्फ एक गोल्ड मेडलिस्ट नहीं होते, हम लोग एक पैकेज होते हैं जिसके अंदर हम लोग एक प्रेजेंटर होते हैं, हम लोग कम्युनिकेटर होते हैं, हम लोग अच्छे GPA वाले होते हैं या नॉर्मल GPA वाले होते हैं, हम एक अच्छे स्किलफुल बंदे होते हैं। तो एक वो शख्स जिसने आगे निकलना ना, और प्लीज़ मेरी बातें सुन के ये ना कि ये सर ने इतनी सारी बातें बता दी या दिल साहब ने इतनी सारी बातें बता दी, ऐसा नहीं है। ये सारी चीज़ें वक्त के साथ साथ आपको वैसे भी आई जाएंगी। देखें, एक वक्त होता है जब आप घर का सौदा साल भी नहीं ला सकते, और एक वक्त होता है जब आपके 4 बच्चे होते हैं, पूरा घर आप संभाल रहे होते हैं। तो यानी कि वक्त आपको सिखाई देता है चीज़ें। तो अगर आप, लेकिन आप उसको मेंटली प्रिपेयर करना स्टार्ट करें। किसी के सामने बोलना कोई मसला है ही नहीं, यानी कि लेकिन बोलने से पहले आपके पास स्किल्स होनी चाहिए, आपके पास नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि ब्लैंक माइंड कैन नॉट स्पीक। ठीक है सर, मैं आपको सबसे पहले तो मुबारकबाद पेश करना चाहूंगी कि आपने रिसेंटली अपना यूट्यूब का चैनल लॉन्च किया। हमारी कम्युनिटी के जानिब से आपको हम बहुत ज़्यादा मुबारकबाद पेश करते हैं। और ये मुझे बताइए कि सर इतनी ज़्यादा चीज़ें हैं, मतलब आप पढ़ा भी रहे हैं, आप मैनेज भी कर रहे हैं अपनी चीज़ें, रिसर्च, ईच एंड एवरीथिंग, तो सर ये चैनल को आप किस तरह मोटिवेशन आपको मिलती है, सारी चीज़ें किस तरह मैनेज करते हैं, अपनी मोटिवेशन थोड़ी मुझे बताएं। मज़े की बात ये है कि जब से कोविड स्टार्ट हुआ है तब से आपको पता ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, बीच में फिजिकल स्टार्ट है, फिर ऑनलाइन आ गई, आजकल भी ऑनलाइन चल रही है। सिचुएशन अच्छी नहीं है, अल्लाह ताला
हमें इस बीमारी से महफूज सबको रखें इंशाल्लाह। असल में बात यह है कि स्टूडेंट्स ने मुझे कहा, मैं चूँकि जिन क्लासेस को पढ़ा रहा हूँ उन्होंने भी कहा कि सर जो है ना आप इतनी रिकॉर्डिंग्स करते हैं, क्योंकि मैं रिकॉर्डिंग मेरी आदत है, मैं रिकॉर्डिंग करके लेक्चर को शेयर करता हूँ। स्टूडेंट्स ने कहा कि सर आप ना इस तरह से कर लें। और बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे पास आते थे, सर मुझे ये सीखना है, ये सीखना है। अब आपको पता है जब इतने सारे स्टूडेंट्स हैं तो आप हर एक को इंडिविजुअल टाइम नहीं दे सकते। तो मैंने उसका बेस्ट सोल्यूशन यही समझा कि एक चैनल फिर बना लेते हैं, उसके ऊपर वीडियोज़ रखते जाते हैं। और मैंने रिसेंटली आज भी मेरी एक वीडियो अपलोड हुई है जिसमें मैंने डेटा भी साथ में अपलोड किया, और मेरी कोशिश होती है हर संडे को एक वीडियो अपलोड हो जाया करे, क्योंकि वीकेंड पे थोड़ा सा टाइम होता है। उसके साथ मैं डेटा भी रखा करूँ, लेक्चर भी रखा करूँ, ताकि वो बंदा जिसने प्रैक्टिस करनी है वो डेटा फ़ौरन डाउनलोड करे और उसके ऊपर प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दे। अच्छा, इसकी मोटिवेशन एक तो ये था कि स्टूडेंट्स ने मुझे कहा, दूसरी मोटिवेशन ये थी कि हम कंपटीशन को जनरेट कर सके मार्केट के अंदर। मार्केट के अंदर हम कहते हैं कि जनाब जिसको डिजिटाइजेशन आ गई वो पता नहीं कितना बड़ा एनालिस्ट है, ऐसा नहीं है। तो हम लोग जब ये डिजिटाइजेशन जियो रेफरेंसिंग से बाहर निकलेंगे ना, तब हम जाके कोई देखेंगे कि दुनिया में क्या हो रहा है बाहर। तो इसकी ये भी मोटिवेशन थी। और जहाँ तक बात है कि मैनेज इतनी सारी चीज़ें किस तरह से कर लेता हूँ, तो हर चीज़ का अगर आप एक टाइम रखें तो मैनेज हो जाती हैं चीज़ें। मतलब मैं जब बाकी चीज़ों से थक जाता हूँ तो फिर मैं कहता हूँ चलें यूट्यूब की वीडियो बना लेते हैं। तो शौक बाज़ औक़ात, बल्कि इससे पहले मेरा शौक ये होता था कि मैं जब कभी रिसर्च करके या पढ़ा के या लेक्चर्स तैयार कर के थक जाता होता था, तो फिर मैं क्या करता होता था कि मैं एक नक्शा बनाना शुरू कर देता था आगे इसके अंदर। मैंने काफ़ी सारे बना के रखे हुए हैं अपने पास इंशाल्लाह। यूट्यूब चैनल पे मेरे काफ़ी सारे और भी कॉन्सेप्ट्स हैं कि जितने मार्केट में हमारे जोग्राफर्स हैं, जीआईएस के लोग हैं, जियो स्पेशल साइंटिस्ट्स हैं, उनके भी मैंने पॉडकास्ट्स इंशाल्लाह आने वाले फ्यूचर के अंदर बनाऊंगा, ताकि स्टूडेंट को पता चल सके कि मार्केट में क्या चल रहा है। कंपनियों के जाके कोशिश करूंगा, ये कोविड खत्म होता है ना, तो कंपनीज में जाके उनके जो जीएम्स वगैरह उनके साथ इंटरव्यूज कर सकें और उसको चैनल पे अपलोड करूँ, ताकि स्टूडेंट्स को ना एक स्पेक्ट्रम उनका ब्रॉड हो कि भाई क्या चल रहा है इस फील्ड के अंदर। लेकिन दैट विल बी प्योरली रिलेटेड टू जीआईएस, रिमोट सेंसिंग और ज्योग्राफी। ये बेसिकली मेरा टारगेट होगा इसका। ठीक हो गया सर, चूंकि एक घंटा गुजर गया हमें पता ही नहीं लगा, तो हम चूंकि सेशन को वाइंड अप करते हैं, तो ये मुझे बताइएगा कि कोई एक मैसेज या कुछ भी आप जो है ना स्टूडेंट से बात करना चाहे, लिसनर से बात करना चाहे एट द एंड ऑफ द सेशन, और जोग्राफर्स कम्युनिटी पाकिस्तान के पेज के हवाले से अगर आप कुछ कहना चाहें तो ये हमारे लिए बड़े ऑनर की बात होगी। तो जी नहीं, सर। मैंने जिस तरह से आयशा शुरू में कहा कि ये एक बहुत अच्छा स्टेप है, और मैं आपको इस चीज़ के लिए भी इंकरेज करूँगा कि बाकी जो सीनियर जोग्राफर्स हैं, जो हमारे भी टीचर्स हैं, जो दुनिया के भी और इवन पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में बैठे हैं, आप उनके साथ इन सेशंस को कंटिन्यू करें। हर इंसान की अपनी मुख्तलिफ राय है। मेरी तो ये बड़ी एक अनकंस्ट्रक्टेड से सारी डिस्कशन थी, और इसके ऊपर मेरी वो इंसाइट नहीं है जो एक एक्सपीरियंस बंदे की है। आप उनके साथ भी ज़रूर सेशंस करें मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर, और ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। देखें, इससे मकसूद जो है मेरी फेम या आपकी फेम नहीं होनी चाहिए, और मुझे उम्मीद है ऐसा नहीं है। इससे मकसूद ये होना चाहिए कि भाई जो हमें लोग देख रहे हैं, जैसे आपने पेज बनाया कम्युनिटी वाला, जोग्राफी कम्युनिटी वाला, अब उसका सोल पर्पस ये होना चाहिए कि कम्युनिटी का मतलब ही कम्युनिटी होता है, और कम्युनिटी सर्विंग एक बहुत बड़ी सर्विंग होती है। मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनका अजर आप इंसानों से नहीं बल्कि अल्लाह ताला से लेते हैं, तो उसका अजर जो है ना उन्हीं से ही, अल्लाह ताला से ही एक्सपेक्ट करना चाहिए। तो आपको इसको बिल्कुल कंटिन्यू करना चाहिए। और जहाँ तक व्यूअर्स की बात है, तो आई वुड लव टू हियर सम क्वेश्चंस। अगर किसी का कोई सवाल है, अगर कोई कुछ पूछना चाह रहा है, तो बिल्कुल आई वुड लव टू हैव क्वेश्चंस। सर क्वेश्चन आया हमारे पास मिस सुनीता शम्स की तरफ से। उन्होंने पूछा है कि जो जियो स्पेशल टेक्नोलॉजीज हैं, ऐसा कोई डिप्लोमा, ऐसा कोई कोर्स जो लाहौर की किसी भी यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड हो, तो जरूर रहनुमाई फरमाइएगा जिसमें हम जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी के बारे में जान सकें। सही। अच्छा, वैसे जिस तरह आजकल IST इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी ने एक कोर्स इंट्रोड्यूस करवाया है, और वो ऑनलाइन है, लेकिन आजकल आपको पता है सारे कोर्सेज ऑनलाइन चल रहे हैं। वो चूँकि एक पेड कोर्स है, उसको ज़रूर ज्वाइन करें। उनके सारे इंस्ट्रक्टर्स बहुत ज़बरदस्त हैं। इसके अलावा एक क्विज कंपटीशन है, आई थिंक LC वालों ने स्टार्ट करवाया है, उसमें ज्वाइन करें। तो ये अपॉर्चुनिटीज़ को ज़रूर अवेल करें। दूसरी जहाँ तक बात है ना कि फ्री कोर्सेज की, तो आप लोग एजरी की वेबसाइट पे जाएं, esri.com। एजरी की वेबसाइट पे जाके वहाँ पे वेब कोर्सेज पढ़ें फ्री। आपको सर्टिफिकेट भी मिलता है। आपको पूरा पहले वो लेक्चर्स देते हैं, आपको पढ़ना पड़ता है, एंड पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके पास आते हैं, आप उसको। और प्लीज़ डू नॉट ट्राई टू गेट दैट सर्टिफिकेट जस्ट फॉर द सेक ऑफ सर्टिफिकेट। चाहे आप वो सर्टिफिकेट हासिल कर सकें ना कर सकें, लेकिन वो जो आप लेक्चर पढ़ लेंगे ना, और अगर लेक्चर पढ़ लेंगे, ज़ाहिर बात आपको सर्टिफिकेट अल्टीमेटली मिल ही जाएगा। तो ये सारी हैं लाहौर के अंदर। वक्तन फ़वक्तन मेरे ख्याल से
आयशा भी पेज के ऊपर पोस्ट करती रहती है जब भी कोई कोर्स वगैरह आता है, और इसके अलावा बाकी लोग भी करते रहते हैं। आप लोग ग्रुप्स को ज्वाइन करें, जिसमें ज्योग्राफी के ग्रुप्स हैं फेसबुक के ऊपर। इस तरह एक वो पेज है जियो साइंस एंड रिमोट सेंसिंग का, बहुत बड़ा ग्रुप है, ग्लोबल ग्रुप है, जिसके अंदर मेरे ख्याल 50,000 से ज़्यादा मेंबर्स हैं दुनिया से, और सारे जीआईएस रिमोट सेंसिंग के लोग हैं। उसको ज्वाइन करें। तो आप लोग आजकल तो ऑनलाइन से फ़ायदा उठाएं ना, फिजिकली जब होगा तो वो इंशाल्लाह मैं आयशा से शेयर कर दिया करूँगा, वो अपने पेज के ऊपर शेयर कर सकती हैं, और वैसे भी आयशा ऑलरेडी करती रहती है। जरूर सर, एक मरियम अली मलिक का क्वेश्चन है, वो कह रहे हैं जी ग्रेजुएट लेवल पे स्टूडेंट्स को कौन कौन से बेसिक जीआईएस और रिमोट सेंसिंग स्किल्स आनी चाहिए ताकि वो अभी से तैयारी शुरू कर दे। जो फर्स्ट सेमेस्टर्स के लोग हैं वो अभी से क्या मतलब किस तरह से अपने आप को स्टार्ट करें कि हम जीआईएस को और आरएस को आगे लेके जाए, क्योंकि उनका फील्ड जो है इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है। तो ये मरियम अली मलिक का क्वेश्चन है जो भी है। अच्छा मरियम, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जीआईएस के अंदर ना 2 स्पेसिफिक डोमेन्स हैं, एक है डेवलपमेंट की साइड, एक है एनालिटिकल साइड। आमतौर पे ज्योग्राफी के लोग जो है ना, जिस तरह से मैं खुद भी एनालिटिकल साइड का बंदा हूँ, अगर आपने कभी कोई लैंग्वेज का कोर्स किया, C++ या पाइथन लैंग्वेज और लैंग्वेजेस हैं, अगर आपको बहुत अच्छी आती है और आपको दिलचस्पी भी है, तो आप डेवलपमेंट वाली साइड पे जाएं। डेवलपमेंट वाली साइड के लिए आपको जो है ना बेसिक कॉन्सेप्ट्स डेटा मॉडल्स के होने ज़रूरी हैं। जीआईएस डेटा मॉडल्स जो हैं, उससे पहले आपको प्रोजेक्शंस का कॉन्सेप्ट होना, जो कि ज्योग्राफी के अंदर बहुत अच्छा पढ़ाया जाता है, उसका कॉन्सेप्ट होना बहुत ज़रूरी है। प्रोजेक्शंस क्या होती हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम्स क्या होते हैं, बेसिक कार्टोग्राफिक प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, ये वो चीज़ें हैं जो कि आप चाहे डेवलपर भी बन जाए ना, तब भी आपको आनी ज़रूरी है। लोकेशन का क्या कॉन्सेप्ट है, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड का क्या कॉन्सेप्ट है, मैं जब भी पढ़ाता हूँ ये बुनियादी कॉन्सेप्ट्स हैं जो मैं ज़रूर स्टूडेंट्स को बताता हूँ। इन कॉन्सेप्ट्स को सीखें और उसके बाद चूज़ कर लें कि आपने डेवलपमेंट वाली साइड पे जाना है या एनालिटिकल वाली साइड पे जाना है। अगर आपने एनालिटिकल वाली साइड पे जाना है तो उसके लिए लैंग्वेजेस का आना इतना ज़रूरी नहीं है, और उसमें आप ये क्या कर सकते हैं कि आप मुख्तलिफ किस्म की जो है एनालिसिस परफॉर्म कर सकते हैं। बेसिक एनालिसिस हैं जिसमें आप लोग बफर एनालिसिस से स्टार्ट करें, आहिस्ता आहिस्ता फिर आप नेटवर्क एनालिसिस पे जाएं, हाइड्रोलॉजिक एनालिसिस के ऊपर जाएं, और उसके बाद एक बिल्कुल जो है एक रेंज ऑफ एनालिसिस है जो कि आप परफॉर्म कर सकते हैं। और बहुत सारे इसके अंदर एनालिसिस वो हैं जो कि मतलब मेरे से बाजू का कुछ स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर ये एनालिसिस, तो मैं उनको कहता हूँ ये एनालिसिस। पिछले दिनों मेरी यूट्यूब वीडियो चैनल के ऊपर एक किसी स्टूडेंट का कमेंट आया हुआ था कि वो पूछ रही थी कि ये एनालिसिस, तो मैंने उनको कहा कि ये वो एनालिसिस है जो मैंने कभी परफॉर्म, मुझे कभी इत्तेफाक नहीं हुआ इनको परफॉर्म करने का, तो मैंने उनसे लिंक मांगा कि जहाँ से आपने इसको देखा था कि मैं इसको देख सकूँ। तो इतनी बड़ी ये एक डोमेन है। तो आपको जिस तरह से बेसिक एनालिसिस के अंदर डिजिटाइजेशन, जियो रेफरेंसिंग, प्रोजेक्शन को डिफाइन करना किसी डेटा मॉडल पे, रीप्रोजेक्ट करना डेटा को, इसके अलावा डिजिटाइजेशन के अंदर बहुत सारी डिटेल है। आपको आपके जो ज्योग्राफिक जियो डेटाबेसेस होते हैं उनका आइडिया होना, टोपोलॉजी का आइडिया, ये बेसिक चीज़ें हैं जिनका आपको आइडिया ज़रूर होना चाहिए, चाहे आप डेवलपर बने चाहे या आप एक एनालिटिकल साइड के ऊपर जा रहे हैं। सर आखिरी क्वेश्चन लेते हैं। एस अली हुसैन का क्वेश्चन आया है कि जीआईएस के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर अच्छा है और हम किस पे ज्यादा बेहतर मैप बना सकते हैं। अच्छा, जहाँ तक बात है ना, मार्केट के अंदर सबसे ज़्यादा इस वक्त आरजीआईएस ही चल रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है और वो काफ़ी कॉस्टली भी है, लेकिन अगर आपने लर्निंग पर्सपेक्टिव में देखना है ना, अगर आपके पास कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं ना, तो आप किसी भी सॉफ्टवेयर पे काम कर सकते हैं। ये ऐसे ही है कि आप एक एंड्रॉइड फ़ोन लें और एक आप जो है वो कौन सा दूसरा होता है आपका स्मार्ट, वो एप्पल का फ़ोन, ठीक है। तो चाहे आप एक एप्पल का फ़ोन ले लें चाहे एक एंड्रॉइड का, अल्टीमेटली आपको इस्तेमाल करना आ ही जाता है। उसके अंदर ना आपको पता लग ही जाता है कि इंटरफेस होता है ना बुनियादी तौर पे। तो ये सारे सॉफ्टवेयर इंटरफेसेस हैं, आपको कॉन्सेप्ट्स आना बहुत ज़रूरी है। आरजीआईएस पे आप काम कर सकते हैं, अगर वो नहीं है तो QGIS बहुत ज़बरदस्त ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। सिंपल गूगल पे जाके लिखें डाउनलोड QGIS, आप उसको डाउनलोड करें और आप उसके ऊपर वर्किंग स्टार्ट करें। उसके बेतहाशा ट्यूटोरियल्स, बेतहाशा यूट्यूब वीडियोस, सब चीज़ें मौजूद हैं, और शायद आने वाले दिनों के अंदर मैं भी उसके ऊपर कोई ना कोई वीडियो बनाऊँ इंशाल्लाह। सर ये आखिरी क्वेश्चन का हम जवाब देते हैं, सवाल ले लेते हैं कि मोहम्मद सकलैन नवाज बज़मी कह रहे हैं कि हमें कोई ऐसे इंस्टीट्यूट का नाम बता दें पाकिस्तान में जो जीआईएस पे काम कर रहे हैं, ताकि हम भी उनके बारे में सर्च करना शुरू करें और ग्रेजुएशन होने के बाद हम वहाँ पर एज इंटर्नशिप एज अ जॉब के लिए स्टार्ट कर सके अपनी एफर्ट्स। कोई भी नाम वगैरह बता दें जो जीआईएस के लिए अच्छा, इस तरह से जहाँ तक है कंपनीज का, जहाँ तक ये पूछ रहे हैं इंटर्नशिप्स के लिए, तो बेतहाशा कंपनीज हैं। अर्बन यूनिट है, वतीन है, नेस्पार्क है, WWF है जो कि लाहौर के अंदर जिसका ऑफिस है, इस्लामाबाद में भी है, इवन कराची में भी है। इसके अलावा MMP है जिसका जिक्र मैंने किया। इसके अलावा जर्ज इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स हैं। इसके अलावा और बहुत सारी इंजीनियरिंग, यानी कि बेतहाशा कंपनी आजकल तो इवन PTCL के अंदर भी इसका एक अलग सेक्शन है। मेरा ख्याल वापडा में भी काम हो रहा है इसके ऊपर,
SNGPL के जी अंदर, सूई न्यूटन गैस पाइपलाइन के अंदर भी इसका सेक्शन मौजूद है। तो ये सारी जगह जहाँ पे आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। जहाँ तक ये सवाल है कि आपको कहाँ से आगे, अगर आपने स्पेशलाइज्ड डिग्री जीआईएस रिमोट सेंसिंग के अंदर करनी है, तो नस्ट बहुत अच्छी डिग्री करवा रही है, एरिड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, आईएसटी बहुत अच्छी, आईएसटी शायद सबसे बेटर है, स्पेशली ये जियो स्पेशल साइंसेस के अंदर। इसके अलावा पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर है, ज्योग्राफी के अंदर भी काम हो रहा है, एनवायरमेंटल साइंसेज में भी हो रहा है, जीआई सेंटर के अंदर, स्पेस साइंस के अंदर, बल्कि स्पेस साइंस ने एक अपना आई थिंक एक सेक्शन बनाया है, आई एम नॉट श्योर, सेंटर फॉर रिमोट सेंटर बनाया है, सेंटर फॉर रिमोट सेंसिंग, शायद वो भी कोई प्रोग्राम वगैरह स्टार्ट करें। तो ये सारी ऑप्शंस हैं, आप लोग इनमें से किसी को भी अवेल कर सकते हैं। ठीक है सर, थैंक यू सो मच, आपका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपना इतना आपके बहुत कीमती टाइम शुक्रिया। मुझे दिया। और मैं अपने नाजरीन की तरफ वापस आती हूँ कि आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपने सवालात लिए, सवालातों के जवाबात, हमने कोशिश किया कि हम हर बच्चे का सवाल लेके उसका जवाब दे सकें। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप मुझे इस सेशन का ज़रूर फीडबैक देंगे। और इंशाल्लाह इंशाल्लाह अब क्योंकि हमें सर ने मोटिवेशन दे दिया है, आप लोगों का रिस्पॉन्स बड़ा अच्छा आ गया है, तो इंशाल्लाह अब हम नेक्स्ट गेस्ट के साथ, नए सेशन के साथ हम ज़रूर आएंगे। और तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।